अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये बूट कैम्प 2021 की क्लास नंबर 19 है। और आज की क्लास की स्ट्रेटजी में हम देखेंगे कि डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ईआरडी डायग्राम्स वगैरह, या ईईडी इनहेंस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स से क्या फ़ायदे हैं। और ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हमें देखनी है। हमारे साथ हमारे लीड सर इनाम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, तबीयत कैसी है, बाकी बच्चे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ऑल सेट, परफेक्ट। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो फिर हम आज की यानी जो भी स्ट्रेटजी है उसको स्टार्ट करते हैं। यकीनन स्क्रीन आप सबके साथ शेयर हो रही होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भाई डेटाबेस क्या होती है और डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पेश आती है, डेटाबेस की कितनी टाइप हैं, और इस वक्त हम जिस दौर में मौजूद हैं यहाँ पे डेटाबेस की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है। तो सिंपल डेटाबेस कोई भी डेटा आप कलेक्ट करके फिजिकल ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में कहीं रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि पीआईएसी के जितने स्टूडेंट हैं उनकी तमाम डिटेल आपको अपने पास मेंटेन रखनी है। अब एक सिंपल तरीका ये हो सकता है कि मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाऊं .txt, जो सबसे आसान फाइल है, और कॉमा सेपरेटेड आईडी, नेम, फादर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, एनआईसी नंबर, जो जो डेटा मुझे रिक्वायर्ड है उसके ऊपर वो डेटा मैं राइट करूं और उसको सेव कर दूं। अच्छा, अब देखिए ये एक छोटी सी डेटाबेस बन गई जो कि मैंने अपनी खुद इंटरनेट फाइल बनाई। इसके अंदर 500 या 5000 या 50,000 स्टूडेंट का डेटा हम सेव कर देते हैं। अच्छा, अब तरीका क्या है कि इस फाइल में जो डेटा सेव हो गया लाइक 50,000 स्टूडेंट का, उसको सिर्फ सेव नहीं करना, बाद में हमें उसे यूटिलाइज करना है कि भाई ये स्टूडेंट की आईडी, जैसे आप पोर्टल पे लॉगिन होते हैं तो लॉगिन होने के बाद आपकी डिटेल ही आपको शो होती है, आपने जो स्कोर गेट किया वही आपको शो होते हैं पोर्टल के ऊपर। तो अब दूसरी जो आपकी यानी ज़रूरत है, वो ज़रूरत क्या है कि जो डेटा आपके पास सेव हुआ हुआ है उसको आप पर्टिकुलर जो रोज हैं, पर्टिकुलर बंदे का जो डेटा है वो डेटा निकाल के और उसको आप क्या करें, डिस्प्ले करवाएं। यानी मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड अगर मौजूद हैं तो वो मेरे काम के नहीं है। सिर्फ आईडी नंबर 1 का जो डेटा है, मोहम्मद कासिम अगर स्टूडेंट है तो उसका डेटा ही शो होना चाहिए। तो उस फिजिकल फाइल में जाना, जाने के बाद वो डेटा फाइंड करना और उसको फिर डिस्प्ले करवाना। तो दूसरी यानी हमारे पास यानी कंडीशन ये आ गई कि सबसे पहले फिजिकल ड्राइव में कोई आपको फाइल बना के डेटा रखना है। दूसरा जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि उस फाइल में से अपनी मर्जी का डेटा एक्सट्रैक्ट करके उसे डिस्प्ले करवाना, या जो भी आप काम करवाना चाह रहे हैं। तो ये दो चैलेंज हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, अब क्या करें? तो हमें मुख्तलिफ यानी कंपनीज हैं जो कि इस तरह की सर्विस देती है। देखिए, पहला वाला काम तो बहुत आसान है, आप एक्सेल, सीएसवी किसी भी फॉर्मेट में फाइल बना के फिजिकल फॉर्मेट में रख सकते हैं। लेकिन दूसरा वाला जो काम है ना, कि एफिशिएंट तरीके से सिर्फ वही डेटा ढूंढ के लाना जो कि आप चाह रहे, लाइक आईडी नंबर 1 का डेटा, तो वो काम करना और उसको एफिशिएंट वे में करना, वो थोड़ा मुश्किल तरीन काम है। तो इसके लिए आप अपनी भी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बना सकते थे कि भाई कि ये पर्टिकुलर आपके यानी साइंटेक्स होगा, जैसे कि आपकी एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में क्या होता है कि सिलेक्ट का कीवर्ड है, उसके बाद आप कॉलम के नाम बताते हैं, वियर का आपके पास क्लोज आता है, और उसके बाद आप कंडीशंस बताते हैं यानी फिल्टर्स बताते हैं कौन सा डेटा आपको चाहिए। तो ये एक एफिशिएंट और स्टैंडर्ड तरीका है। पूरी दुनिया में जो भी डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा तो वो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को इस्तेमाल करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो इंडिविजुअल हर बंदे को अपनी एक लैंग्वेज बनाना पड़ती। लाइक टीएक्सटी फाइल जो मैंने बनाई थी उसमें से डेटा निकालने के लिए मैं सिलेक्ट की जगह में बोलता, सिलेक्ट की जगह में अपना कोई कीवर्ड देता, आप कोई लैंग्वेज बनाते वो आप अपने कीवर्ड देते, तो हर बंदा अपने अपने तरीके से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई फंक्शन लिखता। तो पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई जो भी डेटाबेस के ऊपर काम करेगा, स्ट्रक्चर डेटाबेस के ऊपर, वो एसक्यूएल लैंग्वेज को इस्तेमाल करेगा। तो हमें पता चला दो चैलेंज थे। पहला चैलेंज डेटा को फिजिकल ड्राइव में सेव करवाना, दूसरा चैलेंज वहां से वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके उसको डिस्प्ले करवाना या जो भी इसके ऊपर काम करना है। तो ये प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे पहले हमें
एक स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में बनाया गया जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर डेटाबेस। और स्ट्रक्चर डेटाबेस में सबसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है उसका नाम क्या है दोस्तों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया जी, एसक्यूएल सर। एसक्यूएल। बिल्कुल, सिक्वल कहते हैं, एसक्यूएल कहते हैं। तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, देखिए फिजिकल बैकएंड के ऊपर डेटा सेव करने के लिए बहुत सारे आपके यानी सर्वर हैं, लेकिन उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप सिक्वल को ही इस्तेमाल करेंगे, एसक्यूएल को इस्तेमाल करेंगे। ओरेकल का आपने नाम सुना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा माई सिक्वल के ऊपर लोग काम करते हैं, और बेशुमार आपके पास डेटाबेसेस यानी कंपनीज अलग अलग हैं, वो सारी की सारी फिजिकल ड्राइव के अंदर डेटा रख के आपको सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंडर्ड एसक्यूएल लैंग्वेज देती है, और उसके जरिए आप डेटा निकाल सकते हैं। तो अब बैकएंड के ऊपर लाइक पोस्टग्रेस हो गई या फिर आपकी माइसिक्वल हो गई, बेशुमार आपके पास स्ट्रक्चर डेटाबेसेस हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, और उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि आप जब भी डेटा कलेक्ट करते हैं तो क्या वो हर दफ़ा स्ट्रक्चर फॉर्म में ही सबसे एफिशिएंट होता है सेव करवाने के लिए? तो फिर हमारे पास नई किस्म का दौर आया जिसे हम कहते हैं नो सिक्वल या अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस के अंदर स्ट्रक्चर डेटाबेस में कॉलम फिक्स होते थे, वही डेटा उसके अंदर आएगा जो आपने कॉलम बनाए। अगर कोई नया कॉलम आप अपने पास से इंसर्ट करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। कोई कम कॉलम आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो क्या करें? तो फिर एक नया दौर आया जिसको हम कहते हैं नो सिक्वल। तो नो सिक्वल कहती है कि भाई जितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको डिक्शनरी बना के आप जैसे ग्राफ डेटाबेसेस थी, ठीक है, मंगोडीबी है, और इसी तरह आपके फायरबेस है, तो ये सारी की सारी क्या है, नो सिक्वल लैंग्वेज हैं। ये नो या अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस के अंदर आप फिर डेटा रखते हैं, और फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस से डेटा को एक्सेस करने के लिए भी फिर दूसरी आपके पास लैंग्वेज हैं, ठीक है। तो कोई एक दो मुझे लैंग्वेज का नाम कोई बताएगा कि नो सिक्वल के लिए? जैसे कि अभी हमने इससे पहले नो सिक्वल पे काम किया था ग्राफ डेटाबेस पे, तो वहां पे हम क्यूरी वगैरह कर रहे थे मैच के जरिए, तो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की थी वहां पे? जी, न्यू ग्राफ फोर जे। डेटाबेस। न्यू फोर जे, तो ये तो कंपनी हो गई थी साइफर सर। जिसने आपको साइफर से किया था, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें। अच्छा, अब ये चीज हमें पता चल गई कि हमें स्ट्रक्चर डेटाबेसेस हैं और दूसरी है नॉन स्ट्रक्चर डेटाबेसेस, ठीक है। उसमें ग्राफ डेटाबेसेस भी यानी नॉन स्ट्रक्चर में आ रही है, उसमें मंगोडीबी, फायरबेस और इस तरह की जितने भी आपके पास सर्विसेज हैं डेटा रखने के लिए, जिसमें हम रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट के तौर पे उसको, एक रिकॉर्ड को हम वहाँ डॉक्यूमेंट वगैरह कहते हैं, तो वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट रखते हैं। स्ट्रक्चर डेटाबेस के अंदर आप एक बंदे का पूरे एक रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क है कि वहाँ पे आप क्या कलेक्शन बनाते हैं, कलेक्शन में डॉक्यूमेंट वगैरह रखते हैं। यहाँ पे आप टेबल बनाते हैं, टेबल के अंदर रो की फॉर्म में आप डेटा क्या करते जाते हैं, इंसर्ट करते जाते हैं। अच्छा, और स्ट्रक्चर के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में, और नो सिक्वल के लिए मुख्तलिफ फिर आपके पास लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि साइफर का भी आपने नाम लिया है। फायरबेस के ऊपर काम करेंगे तो वहाँ पे आपकी क्यूरी एक्सट्रैक्ट करने के लिए फायरबेस का अपना सिंटैक्स है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एम लैब पे काम करते हैं यानी मंगोडीबी पे या डायनामोडीबी, तो उसके लिए फिर अलग सिंटैक्स है। ओके, अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब एक प्रॉब्लम और हमें फेस होती है, वो प्रॉब्लम क्या है? पुरानी जो माइसिक्वल डेटाबेसेस हैं, स्ट्रक्चर डेटाबेसेस हैं, सर आपकी आवाज वो क्या होता ब्रेक हो गई थी। है? सॉरी सर, अब आवाज आप सबको सही आ रही है? अब बेहतर है। ओके, बेहतर है, ठीक है। अच्छा, तो मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। देखिए, हमें दो चैलेंज तो पता चल गया, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर, उसके लैंग्वेजेस एक्सट्रैक्ट करने की। अच्छा, फिर देखिए प्रॉब्लम क्या हुई कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर डेटाबेसेस हैं वो सर्वर साइड प्रोग्राम यानी आपको होता था, सर्वर के ऊपर वो डेटाबेस रखी हुई होती थी और सर्वर पे वो क्यूरी चलती थी। सर्वर उसके अगेंस्ट आपका डेटा एक्सट्रैक्ट करके सिर्फ उतना ही डेटा क्लाइंट को भेजता था जितना उसको ज़रूरत होती थी। तो हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे थे, ठीक है, डेटाबेस के ऊपर। अब प्रॉब्लम क्या है
कि सर्वर जो होता है ना वो था आपका हॉरिजेंटल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग यानी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, वो था आपका क्या सिंगल एक सर्वर था, यानी उसकी एक हाईफाई कॉन्फ़िगरेशन पहले से फिक्स है, वो उतना ही लाइक एक सर्वर है जो कि 100 बंदों को एट अ टाइम हैंडल कर सकता है, उससे ज्यादा को नहीं कर सकता, स्केलेबल नहीं था, सिंपल। अब जब वो स्केलेबल नहीं था तो जब मैं क्यूरी चलाता था, अब मैं बात करता हूँ लाइक यूबीएल या एचबीएल की, तो अब क्या है प्रोडक्शन का एक ही यानी सर्वर है, उसके ऊपर जब क्यूरी हम चलाते हैं तो पूरे बैंक के जितने भी लोग हैं जो क्यूरी चलाती हैं वो एक सिस्टम के पास जाती है। अच्छा, अब सिस्टम के पास ना लाइक मैं कह रहा हूँ कि वो 100 बंदों का हैंडल कर सकता है, या मैं कह रहा हूँ कि भाई 32 GB, एक एग्जाम्पल के तौर पे 32 GB रैम है, उतना ही डेटा उसमें लोड होके चल सकता है। 32 GB से ज्यादा अगर डेटा आएगा तो वो क्या करेगा, क्यू में उठा के रख देगा, एक वक्त में सिर्फ वो 100 यूजर को हैंडल करता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि मैं कहता हूँ कि भाई मेरी ये क्यूरी चलाओ, सिर्फ मुझे आईडी नेम फादर नेम चाहिए और ये 10 बंदों का डेटा चाहिए, तो वो मेरी क्यूरी जाके क्यू में लग जाएगी। जब पहले के जो 100 बंदे क्यू में लगे हुए हैं उनकी क्यूरी परफॉर्म होगी, फिर मेरी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। और अगर मेरी कोई क्यूरी कॉम्प्लेक्स होती है, यानी देखिए लिटरली इसका मेरे पास खुद यानी एक्सपीरियंस है, यूबीएल की जो एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं डेली बेस के ऊपर, इसके ऊपर कम से कम 4 या 5 मिलियन लॉग्स जनरेट होते हैं, तो एक दिन के अंदर इतनी नंबर ऑफ रोज सेफ हो रही है। अब मैं अगर सिर्फ 10 दिन का डेटा यानी एक्सट्रैक्ट करूंगा ना कि 10 दिन में जाओ जो एक्टिव जिन लोगों ने सिर्फ लॉग इन किया उनका मुझे डेटा निकाल के दो, तो ये एक सिंपल सी क्यूरी जिसमें एक्टिविटी एक कोड होते हैं, ये सिंपल सी एक क्यूरी में जब अगर चलाऊं 30 दिन या 25 दिन, तो ये कम से कम आधा या 45 मिनट ले लेगी इसको एग्जीक्यूट होने में। अब उसकी वजह क्या है, क्योंकि बैकएंड के ऊपर जो हमारा सर्वर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड से मुराद क्या है कि भाई उसकी एक यानी कॉम्प्लेक्सिटी यानी एक टाइम है जो कि आपके ऑपरेशन परफॉर्म करने में उतना वक्त उसको दरकार होता है, वो टाइम लाजमी लेगा। तो 45 मिनट मस्ट है कि चाहे आपको 2 दिन का डेटा चाहिए या 5 दिन का डेटा चाहिए, तो 45 मिनट आपके एग्जीक्यूशन टाइम है, तो मुझे 45 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, मेरी एक क्यूरी गई और वो कहता है कि भाई इस फाइल में से ये डेटा निकाल के दो 5 दिन का, तो 50 कंप्यूटर एक साथ क्लस्टर, 50 कंप्यूटर एक साथ अप होते हैं और वो 50 के 50 कंप्यूटर इसको प्रोसेस करने में मदद करते हैं कि भाई 25 यानी एक दिन का डेटा तुम निकाल लो, दूसरे दिन का तुम निकाल लो, तीसरे दिन का तुम निकाल लो, तो वो 50 कंप्यूटर साथ मिलके काम करते हैं और उनका जो रिजल्ट आता है वो कंपाइल करके एक प्लेटफॉर्म पे मुझे दे देते हैं। तो वो काम जो कि 45 मिनट में हो रहा था डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग डेटाबेसेस की मदद से, हमें क्या फायदा होगा, वो बहुत फास्ट परफॉर्म हो जाएगा। ये चीज समझ आए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस क्या होती है? जी दोस्तों। एक चीज कंफ्यूजन क्लियर कर दें। जी देखें जब ये जो सिस्टम लैग कर रहा होता है 45 मिनट का टाइम ले रहा है, वो लैंग्वेज की वजह से ले रहा है कि अपनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी की वजह से ले रहा है? ये देखें इसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं लैंग्वेज की वजह से नहीं है, लैंग्वेज तो स्टैंडर्ड है। बैकएंड के ऊपर प्रोसेसिंग पावर जो है ना उसको, क्योंकि अब देखो डेली बेस पे अगर 5 मिलियन या 4 मिलियन आपके लॉग जनरेट हो रहे हैं तो उसे सीक्वेंस में लॉग में ढूंढना पड़ेगा, तो अब उसकी प्रोसेसिंग यानी टाइमिंग जो है वो 45 मिनट या लाइक 10 मिनट ले रही है एक दिन के डेटा को फिल्टर करने। ठीक है, तो वो एक कंप्यूटर ही बैकएंड का जो आपका सर्वर है वो उसको परफॉर्म करता था। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या फायदा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड में 10 कंप्यूटर साथ मिलके काम करेंगे और वो टास्क को आपस में डिवाइड कर लेंगे कि भाई 10 दिन का डेटा है तो शुरू के 2 दिन का डेटा तुम ढूंढो, दूसरा पीसी बोलेगा आगे के 2 दिन का तुम ढूंढो, तो वो 4 या 5 कंप्यूटर आपस में मिलके अलग अलग काम करते हैं और उसके बाद वो डेटा जो 2-2 दिन या 5-5 दिन का होता है उसको कंबाइन करके आपको एक कंबाइंड रिजल्ट देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस जैसे ये कॉकरोच डीबी, पोस्टग्रेस, तो ये आपकी जो डेटाबेसेस हम लोग आगे जाके इस्तेमाल करने वाले हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। फ्रंट एंड पे कोई चेंज सर नहीं ये जो होगा। मोंगोडीबी है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है? बिल्कुल, वो इंस्टेंस जो है वो आपकी यानी डिस्ट्रीब्यूटेड ही है बैकएंड पे। सर फायरबेस जो मोंगोडीबी है वगैरह जितने भी सारे जी जी फोनाडीबी, जी मोंगोडीबी सारे सारे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? बिल्कुल। बाकी सर इनाम की भी हम राय ले लेते हैं। सर इनाम, आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे?
MongoDB जो है ना वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को जैसे जो है बात कर रहे हैं। MongoDB में एक कॉन्सेप्ट होता है शार्डिंग का, जिसको जो है ना आई थिंक हमने पहले जब हम DynamoDB की बात करते हैं इंडेक्सिंग की, तो हमने पार्टीशन के नाम से जो है ना वो बेसिकली स्टडी किया था कि आप डेटा के पार्टीशंस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल सिंध के लोगों का डेटा एक जगह है, पंजाब के लोगों का डेटा एक जगह है, पंजाब बलूचिस्तान के लोगों का एक डेटा एक जगह है। अब मुझे सिर्फ सिंध के लोगों की क्वेरी करनी है, तो इट इज नॉट एक्चुअली सेंसिबल कि मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों में सर्च करूं। अगर मुझे पता हो कि एक रिपोजिटरी जहां पर जो है बेसिकली सिर्फ सिंध के लोगों का डेटा है, तो मोंगो एस के पीछे जो है वो शार्डेड मोंगोडीबी जो है वो चल रहे होते हैं इंस्टेंसेस, उनके पास वो इंडेक्स मेंटेन होते हैं। तो लोड बैलेंसर चेक करता है क्या ये पार्टीशन की इसके अंदर आई है कोई, और अगर पार्टीशन की आई है तो वो एक मखसूस पार्टीशन में जाकर जो है बेसिकली उसको जो है वो जॉब को जो है वो असाइन कर ले रहा होता है। एग्जैक्टली एनालॉगी में जो आपने अभी सर एग्जांपल दी, इसके लिए गूगल का जो मैप रिड्यूस एल्गोरिथम है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में काम कर रहा होता है, ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन के वो बेसिकली क्वेरी को जो है ना वो पैरेलली जो है फुल नोड्स स्कैनिंग के ऊपर जो है वो लगा देता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने वो एग्जांपल दी कि 2 दिन का डेटा तुम सर्च कर लो, 2 दिन का डेटा, तो इन दैट सेंस MongoDB जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा होता, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के तौर पे काम नहीं कर रहा होता। लेकिन इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन एग्जैक्टली जो है वो MongoDB, DynamoDB, ये सारे जो है वो ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं कि आप पार्टीशनिंग कर लें और देन जो है आपकी सर्चेज एफिशिएंट हो जाएंगी। जज़ाकल्लाह सर। वही आपको ओके, हमें पता चल गया कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। अच्छा, अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ना, ये इसके ऊपर देखिए पूरी ब्लॉकचेन और बहुत सारी चीज़ें आपकी बनी हुई हैं। हम अपनी डेटाबेसेस या इस तरह की जो भी यानी बिग डेटा वगैरह पे भी काम करते हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट अपना खुद भी बना सकते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स वगैरह से। स्पार्क और हैडूप वगैरह का शायद आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, तो इसके थ्रू भी हम ये काम खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड एक यानी तरीका है जिसमें मल्टीपल नोड्स आपस में मिलके एक साथ काम करती है। एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपका एक क्लस्टर या आपका ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स या ग्रुप ऑफ नोड्स मिलके काम करती हैं और उसका कंपाइल रिजल्ट आपको प्रोवाइड करती है। तो वो काम जो पहले एक कंप्यूटर करता था, अब 50 या जो भी आपके पास क्लस्टर है उतने नंबर ऑफ क्लस्टर या ग्रुप्स मिलके आपस में काम करके वो टास्क आपको परफॉर्म करके देते हैं। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इसी तरह काम करती हैं। तो आपकी ब्लॉकचेन भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। तो वो भी यानी बहुत सारी नोड्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स का एक यानी आपकी एक एल्गोरिथम आता है, एक टास्क आती है, उसको वो सॉल्व करते हैं पजल्स को, और जैसे ही वो पजल सॉल्व हो जाती है तो वो उसके अगेंस्ट उस यानी नोड को उसके पैसे मिल जाते हैं प्रोसेसिंग के। खैर वो एक अलग चीज़ है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का कॉन्सेप्ट जैसा आपको पता होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट आप डेटाबेस पे अप्लाई करें, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे अप्लाई करें, वो ब्लॉकचेन पे अप्लाई करें, XYZ आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया भाई कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। कि हमारे पास पहले फिजिकल डेटा रखने की प्रॉब्लम थी, उसको रखना है, रखने के बाद उसमें से डेटा निकालना है। तो फिजिकल डेटा रखना और उसके अंदर से डेटा निकालना, ये 2 प्रॉब्लम थी, जिसके लिए SQL स्टैंडर्ड क्यूरी है पूरी दुनिया में स्ट्रक्चर डेटाबेसिस के लिए, डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और डेटा रखने के लिए SQL या स्ट्रक्चर डेटाबेस के बहुत सारे फ्लेवर हैं, MySQL हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने MySQL के अलावा ओरेकल है। तो बेशुमार हमारे पास सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं या आपकी कंपनीज हैं जो कि फिजिकल डेटा को हैंडल करने के लिए अपने सर्वर्स प्रोवाइड करती हैं, अपने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह नॉन स्ट्रक्चर डेटाबेसिस हैं। नॉन स्ट्रक्चर डेटाबेसिस के साथ फिर हमें इन दोनों के अंदर प्रॉब्लम आई थी कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटेड पे नहीं चलती थी, तो उसकी जो परफॉर्मेंस थी स्लो थी। तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट जो है वो है आपकी क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस की तरफ, और उससे क्या फायदे हैं वो भी हमने देख लिया। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम कोई भी एक डेटाबेस बनाएं। तो हम डेटाबेस जैसे हम बात करते हैं भाई हमें PIC के जो स्टूडेंट हैं इन सब के रेलेवेंट जो डेटा है वो हमें रखना है। बूट कैंप 2021 जो चल रहा है उसके अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सब से रेलेवेंट डेटा हमें रखना है। अब तरीका क्या होगा, अभी तक हम फिजिकल यानी काम नहीं कर रहे हैं। जो भी यानी डेवलपर टीम है, डेटाबेस मैनेजमेंट टीम है या प्रोडक्ट टीम है, वो बैठती है
और फिर वो डिसाइड करती है कि हमें कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करनी है। कोड फर्स्ट अप्रोच हमने पढ़ी थी, हमने फिर दूसरी पढ़ी थी क्या नाम है, पहले यूआई बनाते हैं फिर उसकी यानी प्रोग्रामिंग करते हैं, फिर हमने एपीआई फर्स्ट अप्रोच पढ़ी। तो बहुत सारी अप्रोच, अब डिपेंड करता है कि अप्रोच क्या इस्तेमाल करना है। तो इन सब अप्रोच में सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं डेटाबेस, क्योंकि मेन चीज है आपकी डेटाबेस। आप रिकॉर्ड क्या रखेंगे, जो रिकॉर्ड होंगे उसके अगेंस्ट ही पूरी यूआई, आपका इंटरफेस और फिर सारी सर्विसेज उसके अगेंस्ट ही बनती हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपके एप्लीकेशन के अंदर, वो आपकी डेटाबेस है। अब डेटाबेस को डिजाइन करने का एफिशिएंट और सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, तो यहाँ पे दो अप्रोच की इन्होंने बात की है। एक है आपका लॉजिकल और दूसरा फिजिकल। ठीक है, तो इस तरह करके दो नाम इन्होंने दिए हैं, लॉजिकल और फिजिकल नाम ही है आई थिंक। ओके, तो ये दो आपके पास तरीके हैं। अभी दो तरीके हैं क्या? लॉजिकल डिजाइन इस पूरे आर्टिकल में जो बताया है सिंपल सा है कि भाई मैं एक कॉपी पेन लूं, कॉपी पेन लेने के बाद हम बात करते हैं यार स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट एक एंटाइटी है, तो मैं एक लॉजिक हमने बना ली कि हमारा पहला जो पोर्शन है वो स्टूडेंट का, दूसरा वे पोर्शन कौन सा, टीचर का, तीसरा पोर्शन किसका है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, क्विज अनाउंस कर रहा है चीजें, तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास है। और फिर हमारे पास मुख्तलिफ यानी क्या है, एंटाइटी है। तो एंटाइटी जो कि यानी दुनिया में कोई यानी चीज एग्जिस्ट करती है, किसी इन्वायरमेंट में कोई चीज एग्जिस्ट करती है, उसको हम कहते हैं एंटाइटी। तो मैं एक लॉजिक बना रहा हूँ, एक वाइट पेपर मैंने लिया और मैंने सिंपल लिख लिया स्टूडेंट है, टीचर्स है, और इसके अलावा दो या तीन आपके पास और यानी एंटाइटीज हैं, वो मैंने नाम लिख लिया। अब हम बात करते हैं यार स्टूडेंट है, स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। तो मेरे पास स्टूडेंट की प्रोफाइल होना चाहिए। तो मैं लॉजिक ही यानी स्टूडेंट का नाम, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो डिसाइड करेंगे, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। कोई भी डेटा हम ज्यादा नहीं लेंगे, कोई भी डेटा कम नहीं होना चाहिए। तो हम जो डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको जो आपकी एप्लीकेशन से रेलेवेंट चीजें हैं वो सारी तो लेनी है, कोई एक्स्ट्रा फील्ड भी नहीं लेनी। तो इन दो चीजों को आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल पीआईएसी या बूट कैम्प के अंदर अगर हम सर आपका आप डेटा माइक से कलेक्ट दूर हो करें। गए, आवाज बहुत स्लो हो गई, मध्यम हो गई। जी सर, सॉरी, अब मैं करीब हो गया हूँ। अब सही आ रही है आवाज? अभी भी थोड़ी कम है सर। सर वॉल्यूम अपना ठीक कर लीजिए। एक मिनट में माइक से वॉल्यूम। अच्छा अब बताएं, ये जूम खुद ब खुद इसको ना ऑटो कम कर देता सर। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। एटुनुएशन जो है ना इसमें ऑन होगी ऑटो पे। जज़ाकल्लाह सर। जज़ाकल्लाह। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं कि भाई डेटाबेस जब हम बनाते हैं तो डेटाबेस बनाते वक्त हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जो रेलिवेंट चीज़ है उसे छोड़ना नहीं है, और जो अनरेलिवेंट चीज़ है उसको लेना नहीं है। अब वो क्यों, सवाल यहाँ पे देखो, मैं अनरेलिवेंट चीजें बहुत सारी भी ले सकता हूँ। लाइक स्टूडेंट हमारे पास रजिस्टर्ड होता है, उसका नाम मुझे जरूरी है, उसको ईमेल उसको मुखातिब करने के लिए, उसका फादर नेम, ठीक है, ताकि डिस्टिंग्विश हम कर सकें कि भाई ये दो बंदे अलग हैं, सेम नाम है लेकिन इनके फादर नेम अलग है। एनआईसी नंबर, उनके सर्टिफिकेट इशू करने में हमें जरूरत है। तो हर जो कॉलम लूंगा वो रेलिवेंट है, कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा हमारे इस सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि आपकी मेडिकल हेल्थ रिपोर्ट, आपका ब्लड ग्रुप, अब ये सारी की सारी चीजें मैं डेटा तो कलेक्ट करूंगी और इतना सारा डेटा आ रहा है, अच्छा मेरे इन फ्यूचर काम आ जाएंगे, लेकिन किस काम आएगा? और उसको डेटा को उठा के फिजिकल स्टोरेज में हम रखेंगे, जैसे कि S3 वगैरह। तो S3 जो बकेट है, एक डेटा रखने का आपको पैसे लेगा। तो भाई जितना ज्यादा डेटा होगा उतनी ज्यादा कॉस्टिंग आएगी। तो अनरेलिवेंट डेटा हम ले तो सकते हैं लेकिन फिर उसकी कॉस्ट आती है, और फिर जब वो सर्चिंग की क्यूरी चलेगी, क्योंकि डेटा आपका बहुत ज्यादा होगा, तो वहां पे कंप्यूटेशनल पावर भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी। तो रेलिवेंट डेटा होना चाहिए, अगर रेलिवेंट डेटा नहीं है तो वो आप नहीं लें। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, लॉजिकल डिजाइन कर रहे हैं। लॉजिकल डिजाइन में हमने कुछ नहीं किया, एक वाइट पेपर उठाया, व्हाइट पेपर उठाने के बाद हमने सोचा हमारी एप्लीकेशन क्या है, हमने कहा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, उसमें टीचर और स्टूडेंट एंटाइटीज हैं। स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट रजिस्टर्ड होगा, स्टूडेंट क्विज देगा, स्टूडेंट इसके बाद क्या नाम है फीस देगा, और बहुत सारी चीजें। तो मैं एक पेपर लेके स्टूडेंट एंटाइटी से रेलेवेंट जो जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अपने पास लिखता जा रहा हूं
कि भाई आईडी होगी, यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए रोल नंबर होना चाहिए, उसका CNIC होना चाहिए, और बेशुमार चीजें जो रिक्वायर्ड हैं वो मैं लॉजिकल एक वाइट पेज लेने के बाद अपने पास लिखता जा रहा हूँ और एक मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया। इसको हम कहते हैं लॉजिकल डिजाइन। ठीक है, लॉजिकल डिजाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम दोस्तों? नो सर। ओके, अच्छा अब फिजिकल डिजाइन क्या है, क्या होना चाहिए, आप कोई बताए ना? कोई अंदाजा हो, कुछ भी है, तुक्का भी मार सकते हैं। जो हमने किया है उसको करना, जो हमने मतलब कि पेपर वगैरह पे लिखा। ओके, अब मेरे पास वो पेपर पे वो चीजें मौजूद थी। जी जी, कौन सी की प्राइमरी करनी है और कौन सी कॉलम को प्राइमरी करना है, ये सारी चीजें हम फिजिकल। सो बेसिकली आप बेसिकली जहाँ जी जी सर्वर रूम में जाके चेक करना चाहिए कि क्या रिसोर्स अवेलेबल है, क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, पेपर जो हमने बनाया था। ठीक है, इसके लिए सर्वर रूम में जाने की क्या जरूरत है? सर फिजिकल है ना, फिजिकल जाके नजर मारते हैं ना कि रैंक सर आई थिंक फिजिकल। नहीं नहीं, इतना फिजिकल नहीं हेलो होना है, इतना भी फिजिकल नहीं हेलो होना जैन भाई। हेलो, कैन यू हियर मी? जी जी यूसुफ, सर यूसुफ फिजिकल डिजाइन प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है कि किस तरह डेटा स्टोर होगा, क्या क्या वैल्यूज होंगी, उनकी डोमेन वगैरह क्या होगी, ये सब कुछ। ठीक है, चले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन फिर इसको करता हूँ, कोशिश करते हैं। देखिए फिजिकल यानी आपका डेटा किस फिजिकल मीडियम में जाके सेव होगा, पहली चीज तो ये। अब मैं डिसाइड करता हूँ कि यार मुझे ना एक डेटाबेस स्टूडेंट्स है, रेलेवेंट एंटिटीज हैं, ये एट्रीब्यूट हैं, ये सेव करने हैं। अच्छा वो अभी फिजिकल नहीं, अभी वो मेरे पास सिर्फ पेपर में। अब ये जो कॉलम्स हैं ये कहाँ पे होना चाहिए, तो मैं सोचूंगा यार ओरिकल का सर्वर ले लो, तो ओरिकल का हमने सर्वर ले लिया। अच्छा ओरिकल का सर्वर है, इसका सर्वर एक मशीन भी खरीदना पड़ेगी, वो मशीन भी खरीद ली, वहाँ पे वो सर्वर आपने इंस्टॉल भी कर लिया। अच्छा फिर वहाँ पे आप उसकी यानी जो भी आपके पास यानी रिसोर्स थी कि भाई ये अच्छी सी मशीन है और इसके ऊपर आपका यानी डेटा रखेंगे हम, तो हमारे पास ये मशीन है और ये आपके पास एसक्यूएल का या ओरिकल का सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम सारा डेटा बनाएंगे भी और रखेंगे भी। ठीक है, तो फिर मैं यानी डेटाबेस का स्ट्रक्चर बताता हूँ कि भाई पहला टेबल बना दो स्टूडेंट टीचर, उसके अंदर ये आपके एट्रीब्यूट्स होना चाहिए। अच्छा वो आप अब क्यूरी लिखते जा रहे हैं और वो स्ट्रक्चर उस फिजिकल मशीन के ऊपर जाके बन चुका है। तो जब मैं वो क्यूरी लिख के या फिर यूआई इंटरफेस से, यूजर इंटरफेस से वो चीज बनाता हूँ, फिजिकल सर्वर पे वो चीज बन जाती है, ठीक है, या डेटा हम रख लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल डिजाइन। ठीक है, अभी डिपेंड करता है आप यानी क्लाउड के ऊपर जाते हैं। अब जैसे हमने यूबीएल अपना एक सर्वर बनाता है, अपना ओरेकल सॉफ्टवेयर खरीदता है, उसके ऊपर काम करता है, हम बोलते हैं यार ये तो बड़ा महंगा तरीन हमें पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम AWS की कोई सर्विस ले लेते हैं। तो AWS के लिए एसक्यूएल के लिए कौन सी अच्छी यानी सर्विस है वो हमने देखी, उसके ऊपर आपने कहा भाई ये एंटाइटी ये टेबल्स बना दो और ये कॉलम्स होना चाहिए, उनकी ये प्रॉपर्टीज जो आगे जाके हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें होंगी, किस कॉलम में किस किस्म का डेटा जाएगा, किसी में इमेज जा रही है, किसी में वीडियो जा रही है। ठीक है, आपकी यानी आईडी जा रही है, नेम जा रहा है, एनआईसी जा रहा है, तो डेट जा रही है, डेट ऑफ बर्थ जा रही है। हर कॉलम के अंदर एक यानी स्पेसिफिक डेटा टाइप होती है और डेटा टाइप मैटर करती है, क्योंकि अगर डेटा टाइप से यानी रेलिवेंट आप डेटा टाइप नहीं डिफाइन करते, हर चीज स्ट्रिंग में अगर रखते हैं, तो बाद में उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना बड़ा मुश्किल तरीन काम है। तो आपको करेक्ट डेटा टाइप भी सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम जब फिजिकल लॉजिकल डिजाइन बना रहे होते हैं उस वक्त डिसाइड करते हैं कि कौन से कॉलम के क्या एट्रीब्यूट्स होना चाहिए। इसको आप खाली छोड़ सकते हैं या नहीं, इसमें टेक्स्ट जाएगा, इसमें नंबर जाएगा, इसमें डेट जाएगी, कौन किस किस्म का डेटा जाएगा, डेट टाइम जाएगा, तो वो सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं। डेट टाइम भी जो जाएगा वो पर्टिकुलर मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में, या किस एंड पॉइंट तक आप अपना डेटा सेव करना चाह रहे हैं, उसमें टाइम की सबसे छोटी यूनिट कौन सी सेव होगी, ये सारी चीजें भी आप बता सकते हैं। ठीक है, और फिर डेटाबेस का जब आप यानी वो टाइप बताते हैं ना, उसकी बेस के ऊपर ही उसकी स्टोरेज साइज फिर यानी डिपेंड करता है। तो अगर आप यानी गलत डेटा टाइप के साथ गलत उसकी प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा, वो एफिशिएंट नहीं रहा, उसके अंदर जो डेटा सेव होगा
अब मुझे सिर्फ चाहिए थी डेट, उसके अंदर टाइम आ रहा है, आवर्स आ रहे हैं, मिनट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, एम आ रहा है, पीएम आ रहा है, मिली माइक्रो सेकंड, अभी सारी की मुझे जरूरत ही नहीं थी, मुझे तो सिर्फ चाहिए मंथ, ईयर, डे। तो अगर इस तरह का आप डेटा सेव करवाते हैं और आपको इन फ्यूचर इसकी जरूरत नहीं है, तो ये स्टोरेज दूसरी वाली डेट टाइम वाली जो मैंने सिलेक्ट की थी वो ज्यादा कैपेसिटी लेगी, फिर उसके ज्यादा आपको पैसे पे करना पड़ेंगे। ठीक है, तो लॉजिकल डिजाइन बनाया। वॉइस उस लॉजिकल डिजाइन को डेटा रखने के लिए आप क्लाउड की सर सर्विस कासिम select आवाज करते बहुत हैं। मध्यम हो गई है। जी सर, मैं दोबारा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ। यकीन आप सही हो गई होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोबारा कम कर रहा है। ओके, जी सॉरी सर, आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, बिल्कुल जरूरी है असल में ये। इसमें आप सेटिंग्स में जाएंगे ना, ऑप्शन होता है ऑटो अटेन्यूएशन को जो है ना ऑफ करने का। जूम के ऊपर ही सर। सर जूम की सेटिंग, नहीं नहीं, ये लिनक्स का ऑप्शन है। यहाँ पर साउंड में है माइक्रोफोन या जो है ना शायद यहाँ पे देखिएगा एक ऑटो का जो है ना वो होगा। नहीं, नीचे इनपुट में देखिएगा, इनपुट में है माइक्रोफोन, ये तो हेडफोन है ना। इनपुट में देखिएगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। ये आ रहा है। हाँ, अब यहाँ पर जो वॉल्यूम है ना, ये ऑटो का एडजस्ट कहीं का जो है ना एक सेटिंग होती है। आई थिंक ये दोबारा फिर ये देखिए कम कर रहा है। हाँ, ऑटो एटेन्यूएशन कर रहा है, सही कह रहे हैं। सर वो इस वजह से चलें इसको बाद में देख लेंगे कि सर ऑटो लिनक्स को की कैसे ऑफ जूम की सेटिंग में सर ये सर आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, इसलिए वो कम कर रहा है। चलें फिर इसको ना थोड़ी देर बाद हम देख लेंगे। ओके, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो हमें पता चला कि हमारे पास पहली प्रॉब्लम आई कि डेटा रखना है, उसकी कंपनी बनी, वो कंपनी हमें आपको डेटा रखने की सर्विस भी देती है और उसको एक्सट्रैक्ट करने की सर्विस भी आपको प्रोवाइड कर देती है। स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस हमारे पास थी। फिर दूसरी प्रॉब्लम आई कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क परफॉर्म करने के लिए एक सिंगल मशीन उसको परफॉर्म करती थी, टाइम ज़्यादा लगता था। तो डिस्ट्रीब्यूटेड जो आपके पास डेटाबेसेस हैं वो बहुत सारे क्लस्टर्स को इस्तेमाल करते हुए आपकी एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करके उसको एक सिंगल यानी आउटपुट के तौर पे आपको प्रोवाइड करती है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस वाला काम हो गया। अच्छा, थर्ड, फिर हम जब डेटाबेस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें उसका एक लॉजिकल डिजाइन बनाना चाहिए कि भाई क्या एंटाइटीज हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या चीजें होना चाहिए। उसके बाद फिर एंटाइटीज को आप फिजिकल डेटाबेस के मॉडल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिजिकल का मतलब है कि भाई आप उसको कहीं ना कहीं फिजिकल स्टोरेज या हार्डवेयर या उसको सर्वर्स वगैरह जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं वो क्लाउड पे बनाएं, अपनी लोकल मशीन पे बनाएं। XYZ आपकी वो कोई सी भी सर्विस कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑरिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, डायनामोडीबी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आप पहले यानी डिसाइड करेंगे। फिर वो कहाँ पे सेफ होगी, वो कौन सी मशीन होगी, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। वो क्लाउड पे हो सकती है, आपके लोकल सर्वर्स हो सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, वो फिर आपकी वर्टिकल यानी जो आपकी स्केलेबिलिटी होती है वाली आपकी सिंगल मशीन मोनोलिथिक आपकी यानी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, सर्वर्स। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो हमारे पास दो तरीके हो गए भाई मॉडल जो बनाने ओरेकल का सिस्टम हम सॉरी सर ये जो ओरेकल का सिस्टम हम ज़ेन आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मेरे पास हो इन रही है या हाउस आप... होता है। सर मेरे पास भी हो रही है। अहमद तुम्हारी आवाज सही आ रही है? सर मैं कह रहा था मेरे पास भी हो रही है ब्रेक आवाज इनकी। ओके, तो ठीक है। तो जैन की इंटरनेट की शायद प्रॉब्लम है, थोड़ी सी वाइट सर मैं लैगिंग हो रही क्लियर करना चाहता हूँ जी। आके सर डिस्ट्रीब्यूटेड से मुराद हमारी यही बनेगी ना इस जगह, जिस तरह से मोंगोडीबी में सर ने जिस तरह से एग्जांपल दी कि पंजाब का डाटा अलहदा रखा हुआ है, सिंध का अलहदा रखा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली जब उसकी एक कंबाइन क्यूरी अगर हमने बनानी हो तो फिर तो वो डेटाबेस हमें हेल्प आउट नहीं करेगी ना उस हिसाब से। सो मैं इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड जी, सो डिस्ट्रीब्यूटेड तो इन दैट सेंस वो होगी जो ऐसी डेटाबेस जो तमाम डाटा एक ही जगह रखा हो, लेकिन उसमें जो हमारी सिस्टम जिस तरह से रैम है और मुख्तलिफ रैम्स जो हैं वो मिलके एक क्यूरी परफॉर्म करने में मदद दे रही हों, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वो कहलाएगी। क्या ऐसे या इसको इस चीज़ को क्लियर कर दीजिए। नहीं देखें सर, नाम ने बिल्कुल परफेक्ट बात बोली थी। पार्टीशन वाला जो है ना, अब देखें दो तरीके हैं। एक तो फिजिकल एक डेटा रखा हुआ, वहां से डेटा जाके 10 कंप्यूटर मिलके एक साथ काम करें,
एक ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सिंगल मशीन पे वो फाइल रखी हुई है, सिंगल हार्ड ड्राइव पे, और उसको 10 कंप्यूटर मिलके जाके उसकी इंडेक्सिंग की बेस के ऊपर आधा आधा यानी फाइल को तोड़ के अपने पास प्रोसेस करते हैं और उसके अगेंस्ट कंपाइल रिजल्ट होने के बाद एक ही जगह प्रोवाइड कर देते हैं। पहला तरीका ये जो आपके माइंड में डिस्ट्रीब्यूटेड की एक सिनेरियो बना। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है जो सही नाम ने हमें कहा पार्टीशन वाला, उसमें देखें हमने क्या किया, हमने डेटा सेव करते वक्त ही अपने क्या बनाए हुए थे, क्लस्टर, कि भाई सिंध से रेलिवेंट, पंजाब से रेलिवेंट, बलोचिस्तान से रेलिवेंट जो डेटा होगा, ये 4 मशीनें या 5 मशीनें, 5 मशीनों में उनके प्रोविजंस की बेस के ऊपर वहां से जो डेटा आ रहा होगा वो सेव हो रहा होगा। तो अब यहाँ पे और देखें आपके फाइल का साइज छोटा हो गया, तो यहाँ पे अब मुझे अगर सिंध से रेलिवेंट डेटा चाहिए तो मैं सिंध वाला जो आपका सिस्टम है उसी सिस्टम में जाके सर्च करूंगा। सर लेकिन इधर इशू वही आ रहा है जिसकी बुनियाद पे इसको 4-5 हिस्सों में तकसीम करना पड़ा। मिसाल के तौर पे एक हमने पंजाब का डाटा अगर एक जगह रखा हुआ है और वो इतना ज़्यादा हो जाता है, तो अब मसला अगेन वही आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड चूंकि नहीं है तो हमें अगेन सर्च करने में इशू होगा। सो इस सेंस में नहीं, जो आपकी शार्डेड ना इसमें ये होती है कि मल्टी लेवल पार्टीशनिंग होती है। आप उसके साथ फिर पंजाब में मल्टीपल पार्टीशंस कर सकते हैं कि पंजाब के सिटीज के पार्टीशन कर लेंगे आप, कि सिर्फ पंजाब ही नहीं, पंजाब के साथ पंजाब की सिटीज को भी पार्टीशन कर दो, तो बेसिकली आपकी सर्च फिर जो है ना बेहतर हो जाएगी। सही। तो सर कासिम जो बताना चाह रहे हैं ना, देखें वो दो चीजें, एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है और दूसरी चीज है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। तो इन दो में जो है ना आपको जो है बेसिकली सर कासिम बार बार एम्फेसाइज इस बात पे कर रहे हैं कि आपको डिस्क्रिमिनेशन इन बात दोनों चीजों में क्लियर होने चाहिए। एक के जो है ना बेसिकली मैं जो है एल्गोरिदमिकली तोड़ दूं टास्क को, कि जो है आधा टास्क एक मशीन पे हो रहा हो, आधा टास्क एक मशीन पे हो रहा हो, आधा टास्क एक मशीन पे हो रहा हो, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। और डेटा को स्प्लिट पार्टीशन करके मैं डिफरेंट जो है ना डेटा बेसिकली नोड्स के ऊपर प्लेस कर लूं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। शुक्रिया सर। परफेक्ट सर। सर मेरी आवाज आ रही है अब आपको? जी जी जैन, आप परफेक्ट। जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। सर वो ना सर इंटरनेट का बहुत मसला चल रहा है धरने की वजह से, पता नहीं है क्यों चल रहा है। सर मैं पूछ ये रहा था कि जो ओरेकल का हम इन हाउस अपनी डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं मुख्तलिफ कंपनीज की होती है जो ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन नहीं होती, सर वो भी पेड होती है कि वो ओपन सोर्स होती है? डिपेंड करता है पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर यूज कर रहे हैं। सर वो ठीक है, लेकिन वैसे ऑफिशियली क्या है वो बात ठीक मुझे लगी समझ, लेकिन देखिए सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, इंटरनेट पे जाएगा, पब्लिक होगा। आपको पता है देखिए कोई भी जो है ना, आप ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, ओरेकल आप इंस्टॉल नहीं कर सकते विदाउट एनी लाइसेंस। ठीक हो गया, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास फिर सॉल्व हमने की, और वो दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि हम एक एफिशिएंट डेटाबेस कैसे बनाएंगे। दो बातों का ख्याल रखना है। आई थिंक किसी का माइक खुला हुआ है। ठीक है, मैंने स्टॉप कर दिया। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास आई कि भाई एफिशिएंट डेटाबेस हमें बनानी है, उसका स्ट्रक्चर एफिशिएंट होना चाहिए। और एफिशिएंट की मैं सिंपल सी यानी डेफिनेशन कहीं किताब में नहीं है, मैं अपने पास से अपने एक्सपीरियंस की बेस पे यानी कह रहा हूँ, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। तो सिंपल ये है कि भाई डेटाबेस जब आप बनाएं तो रेलेवेंट एंटिटी से जो आपकी एप्लीकेशन से रेलेवेंट डेटा है ना, वो डेटा हमें छोड़ना नहीं, किसी भी हाल कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अनरेलेवेंट डेटा लेना नहीं। उसकी वजह भी मैं बता दी कि भाई कॉस्टिंग की आपकी प्रॉब्लम आएगी, इसके अलावा कंप्यूटेशनल पावर की आपके एक्सपेंस हैं वो आपके लगेंगे, आपकी एप्लीकेशन स्लो होगी जितना ज़्यादा डेटा होगा। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है वो हमने देख लिया। एप्लीकेशन या डेटाबेस बनाने का हमारे पास दो तरीका है कि भाई सबसे पहले आप लॉजिकल डिज़ाइन बनाएं। जब लॉजिकल डिज़ाइन आपका परफेक्ट बन जाता है उसके बाद आप उसको फिजिकल डिज़ाइन के अंदर कन्वर्ट करें, यानी किसी भी फिजिकल मीडियम पे जाके उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। कि ये इंटीजर होगी, इसकी डेटा टाइप ये होगी, वो फिजिकल किसी पे यानी हार्ड ड्राइव में कहीं ना कहीं वो सेफ होना चाहिए, वो किसी सर्वर पे सेफ होना चाहिए, उसे हम कहते हैं फिजिकल डिज़ाइन, ठीक है। तो ये दो तरह के हमारे पास डिज़ाइन है और इसके ऊपर हम काम करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ यही चीज़ें बता रहे हैं और इतना ज़्यादा मुश्किल काम इन्होंने नहीं बताया।
इम्प्लीमेंटेशन है और दूसरी है टेस्टिंग। अच्छा, ये है डेटा कन्वर्जेशन एंड लोडिंग। ये कह रहा है कि भाई एक डेटाबेस है जो पुरानी कहीं और पुराने एक सिस्टम पे पड़ी हुई, वहां से वो उठा के एक नया मैं सर्वर उठाता हूँ, वहां पे इंपोर्ट कर लेना, इसको हम कहते हैं डेटा कन्वर्जेंस एंड लोडिंग। ठीक है। टेस्टिंग, टेस्टिंग के भाई जो भी आपकी कंसर्न फील्ड हैं वो चीज़ें मौजूद हैं, वही डेटा टाइप जो होना चाहिए वो उसमें मौजूद हैं, तो ये टेस्टिंग है, डेटाबेस को टेस्ट करना अपनी एप्लीकेशन के मुताबिक। तो ये दो आपके पास इम्प्लीमेंटेशन के तरीके हैं। तो ये आपके पास तरीका है जो साइकिल इन्होंने बताया है। साइकिल क्या बताया है कि आप पहले प्लानिंग करें जिसे हम कहते हैं लॉजिकल डिज़ाइन, दूसरा कहता है फिर आप उसको फिजिकल डिज़ाइन में कन्वर्ट करें, फिर आप डेटा कन्वर्जन यानी लोडिंग, अगर डेटा मौजूद है तो वो लोड कर लें और उसके बाद टेस्ट कर लें। तो ये आपके पास एक लाइफ साइकिल है आपकी डेटाबेस, एक अच्छी डेटाबेस बनाने का। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? जी दोस्तों, तीनों पॉइंट क्लियर है? जी लॉजिकल सर। डिजाइन, फिजिकल डिजाइन, डेटा कन्वर्जन एंड लोडिंग, टेस्टिंग यानी इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट जो होता है ना वो इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो पहले दो डिजाइन से गुजरते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि आपकी यानी कोई नई चीज आ रही है, कोई नई फील्ड आ रही है, कोई नई एंटिटी आ रही है, उससे वैलिडेंट उसका डेटा इंपोर्ट करना, टेस्टिंग करना। तो ये एक साइकिल है, और साइकिल का मतलब है वो रिपीट होता रहेगा। तो ये एफिशिएंट डेटाबेस डिजाइन करने का हमारे पास ये तरीका है, और तो इसमें आई थिंक कोई चीज नहीं है। सर मैं सवाल अपने सवालों को दो छोटे हिस्सों में तकसीम करता हूँ। जी। इसमें ये कि क्या जिस तरह से सर इनाम ने कहा कि हम मुख्तलिफ नोड्स बना सकते हैं, सब नोड्स बना सकते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड जो स्टोरेज के ज़रिए हम क्यूरीज कर सकते हैं, तो क्या इन नोड्स के ज़रिए हम अब दो शहरों का या दो सूबों का डेटा वो भी हमें जो है क्यूरी करना उतना ही आसान होगा, या इधर इस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा जो है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है? एक तो ये छोटा सा सवाल। और सेकंड, जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज की तरफ आते हैं तो वो दिखने में तो फिर वो ज़्यादा मुश्किल काम आ जाता है कि जहाँ हमने तमाम किस्म के डेटा को तकसीम करना है, पहले सूबों में, फिर शहरों में, फिर हो सकता है डिस्ट्रिक्ट वाइज। जबकि दूसरी तरफ कंप्यूटिंग में, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में तो बहुत सिंपल सा है कि आप एक डेटाबेस बना दें और फिर जो कंप्यूटिंग है वो खुद अपने आप को तकसीम करके काम को बड़ी आराम से जो हमारी क्यूरी परफॉर्म कर रही है। तो इसके बारे में अपना कुछ थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, अपना तजुर्बा, क्या ये क्या चीज़ है? अच्छा देखिए, इसमें सबसे आसान चीज यूजर के लिए जो क्यूरी कर रहा है ना, उसके लिए ये है कि वो जैसे क्यूरी लिखता है ना वो वैसे ही लिखेगा, उसको कोई चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज से जाके ढूंढे या डिस्ट्रीब्यूटेड आपकी ऑपरेटिंग यानी सिस्टम के जो एल्गोरिथम के थ्रू होता है उसके थ्रू जाके ढूंढे। तो यूजर जो है जो क्यूरी कर रहा है वो क्यूरी वैसे ही करेगा जैसे वो करता था, उसके लिए कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ती। और ये सारा जो आपके पास प्रोवाइडर है ना, सर्विस प्रोवाइडर, जिसका भी आप यानी ये सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक हम AWS की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि किस तरह एफिशिएंट वे से जाके वो फिजिकल स्टोरेज से जाके डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज से जाके फाइंड करेगा, और ये सारे काम फिर वो कर रही होती है। बाकी सर इनाम, आप इस पर कुछ फीडबैक देंगे? जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बेसिकली मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हो या डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज डेटाबेसेस हो, दोनों के फ्रेमवर्क्स जो है यूजर को जो है कहते हैं तुमने परेशान नहीं होना, तुमने एक नॉर्मल क्वेरी लिखनी है। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात करूं तो वहाँ बेसिकली डिपेंडेंसी ग्राफ्स बनते हैं जो आपके एल्गोरिथम की जो है वो बेसिकली कंप्यूटेशन को जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं कि इनके कौन से ऑपरेशंस दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। याद रखिएगा, कभी भी जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के ऊपर
वही जो है ऑपरेशंस आपके जो है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड वे में फैशन में एग्जीक्यूट हो सकते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। फॉर एग्जांपल मैंने जो है कुछ नंबर्स को सम करना है, देन उनको मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 10 उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि मेरे पास वो नंबर सम होके नहीं आ जाते। तो इसका मतलब समेशन जो है वो इंडिपेंडेंट टास्क है मेरा, जो अगर आपस में सम हो रहे हैं तो वो भी डिपेंडेंट टास्क है, लेकिन अगर हर नंबर में मैं 2 सम कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट टास्क है। कोई भी एक जो है टास्क दूसरे टास्क पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन टास्क डिपेंडेंट है। तो इरिस्पेक्टिव कि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क है या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस हैं, जैसे सर कासिम ने बताया, वो आपको पीस ऑफ माइंड देते हैं कि आपने अपना एल्गोरिथम लिखना है, बाकी सारा काम जो है वो उस जो है फ्रेमवर्क का है कि वो उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड वे में एग्जीक्यूट करेगा। सिर्फ पार्टीशन में आपको जो है ना लॉजिकल वे में सोचना पड़ता है और डेटाबेसेस को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि मोंगोडीबी में शार्डिंग का तरीका है, तो आप जो है ना मोंगोएस इंस्टेंसेस को ऑन करते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस है कुछ, आपने सिर्फ उन कॉन्फ़िगरेशंस को ऑन करना है और आप अपने अपनी शार्डिंग की बतानी होती है कि इस की के ऊपर पार्टीशन कर दो। बाकी सारा काम अब जो है वो डेटाबेस इंजन का है, मोंगोडीबी इंजन का है। इवन सेम प्रिंसिपल जो है वो पार्टीशन की का जो है सीक्वल सर्वर में यूज हो रहा होता है, माइस्क्यूएल में, पोस्टग्रेस में, ओरेकल में, इन सब में ये टेक्निक्स मौजूद हैं। आपने कॉन्फ़िगर करना होता है डेटाबेस में फ्लैग को कि यार शार्डिंग ऑन, पार्टीशनिंग ऑन कर लो, देन आपने की बतानी होती है किस की के ऊपर पार्टीशन करना है। आपने ये भी नहीं बताना कि पंजाब बलूचिस्तान केपीके के जो है अलग अलग पार्टीशन होने चाहिए, वो इंटेलिजेंटली खुद करेगा। वो देखेगा अभी फॉर एग्जांपल अभी जो है ना एक जो है ना स्टेट के अंदर डेटा कम है, फॉर एग्जांपल जब जो है आई डोंट नो गिलगित बल्तिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, हो सकता है वो इतनी कम हो कि वो ये सोचे कि मुझे इसका पार्टीशन अलग करने की जरूरत ही नहीं, मैं तो इसको केपीके के पार्टीशन के साथ जो है ना, क्योंकि दोनों को मिलकर भी जो है ना डेटा बैलेंस हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा। तो ये इंटेलिजेंट अप्रोचेस जो है वो डेटाबेस इंजन खुद देख रहा होता है, और एक मखसूस जो है नंबर ऑफ उससे ज्यादा हो जाता है और क्वेरी स्लो होने लगती है स्कैनिंग में, तो वो ऑटोमेटिकली जो है डेटा को एक डिफरेंट नोड के अंदर एक डिफरेंट इंस्टेंस स्पिन अप होता है लोड बैलेंसर के पीछे, और लॉजिकल इंस्टेंस होते हैं वो यूजुअली प्रोसेस होते हैं, और देन वो जो है ना बेसिकली उस पार्टीशन को देखना शुरू कर देता है। तो दैट इज ऑल जो है, जैसे सर कासिम ने बताया कि जो है कंट्रोल्ड बाय डेटाबेस इंजन्स जो भी आप यूज कर रहे हैं, आपने सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करना है। शुक्रिया सर। तो अब हमें तीसरा तरीका भी आ गया कि डेटाबेस डिज़ाइन किस तरह की जाती है। लॉजिकल डिज़ाइन करें, फिजिकल डिज़ाइन करें, और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग होती है। ये काम हो गए। अब डेटाबेस तो आपने बना ली, डेटाबेस बनाने के बाद जो आपने डेटा स्टोर किया है वो सर्च करने में कितना एफिशिएंट होगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जितना आप यानी फिजिकल डेटा स्टोर करवा रहे हैं, अगर वो नॉर्मलाइज फॉर्म में है तो उसकी सर्चिंग, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह जो होगी वो बहुत यानी कम हो जाएगी। उसमें जो रिडंडेंसी आती है, रिपीटेशन आती है, डेटा की डुप्लीकेशंस वगैरह आती हैं, वो कम से कम होगी। तो जितनी यानी रिडंडेंसी कम से कम होगी उतना वो एफिशिएंट होगा। एफिशिएंट का मतलब है कि आपकी स्टोरेज भी कम होगी, और जब आप क्यूरी चला के डेटा निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो बहुत जल्दी भी आएगा। तो अब हमारे पास दूसरी यानी तीसरी जो टेक्निक है डिज़ाइन बनाने के बाद, इम्प्लीमेंटेशन के बाद, वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन, हमारे पास नॉर्मलाइजेशन की वैसे इन्होंने 6 यानी टाइप बताई है। फर्स्ट फॉर्म नॉर्मलाइजेशन, सेकंड फॉर्म नॉर्मलाइजेशन, थर्ड फॉर्म नॉर्मलाइजेशन। वैसे थर्ड फॉर्म नॉर्मलाइजेशन से हमारी जितनी भी यानी कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। बाकी की जो आपकी यानी वॉइस इस तरह करके एल्गोरिथम है, इसको हम 3.5 नॉर्मलाइजेशन भी हम कहते हैं। और फॉर नॉर्मलाइजेशन ये फिर कुछ एट्रीब्यूट इजाफी हैं, अगर वो करते हैं तो अच्छा है, ना करें तो कोई मसला नहीं। 3 फॉर्म नॉर्मलाइजेशन तक अगर आप ले आते हैं वो सबसे परफेक्ट है, बहुत अच्छी। ठीक है, अब ये नॉर्मलाइजेशन से क्या फायदा है, ठीक है, इससे कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह रिड्यूस होगी, इससे सर्चिंग वगैरह किस तरह आसान होगी, वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ERD मॉडलिंग, ये क्या है। तो UML अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो ERD को आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है नॉर्मलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें आपको बता रहा है। ये एक टेक्निक है
जिससे रिडंडेंसी या रिड्यूस द रिडंडेंसी और एलिमिनेट अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक लाइक इंसर्शन, यानी बार बार जो आप इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, किसी चीज को डिलीट कर रहे हैं, या जो आपकी इनॉर्मली डेटा है वो भी आपका इसमें आ रहा है। तो ये चीजें अगर आप कम कर दें अपनी डेटाबेस के स्ट्रक्चर से, अपने डेटाबेस के डिजाइन से, या डिजाइन बनाते वक्त, तो आपका जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर होगा वो नॉर्मलाइज डेटा होगा। और अगर नॉर्मलाइज डेटा होगा तो इसका मतलब है इंसर्ट भी बहुत जल्दी होगा, उसमें से डेटा भी बहुत अच्छी, यानी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी, वो एक एफिशिएंट आपका डिजाइन होगा, वो सबसे फास्ट आपको रिस्पॉन्स कर रहा होगा डेटा सेव करते वक्त भी, इंसर्शन, अपडेशन और डेटा एक्सट्रैक्ट करते वक्त भी। तो नॉर्मलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट यानी टॉपिक है जो डेटाबेसिस के अंदर लाजमी पढ़ाया जाता है। तो आई थिंक आप सबने यूनिवर्सिटीज में पढ़ा होगा, देखा होगा। तो क्योंकि इतना हम इसको इस्तेमाल नहीं करते तो शायद याद नहीं होगा, या किसी को याद है फर्स्ट फॉर्म नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन में ना सीएस डिग्री जी नहीं जी की हुई हमने, मैंने नहीं की हुई कम से कम। ओके नाम तो सुना होगा। जिन्होंने की है उनको भी नहीं पता। जी, डेटा की मतलब बेफिक्र सफाई करना, इस तरह से हम सफाई करते जाएंगे कि हमारे पास बड़ा साफ सुथरा सा डेटा होगा, इस तरह से हो, और वो सिर्फ फुल आपकी स्टेटेड आवाज लेकर स्लो है, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे प्लीज। यानी डेटा की सफाई करेंगे हम 1 2 3 स्टेजेस में, ताकि डेटा हमारे पास बड़ा साफ सुथरा सा डेटा हो, इसको नॉर्मलाइजेशन ओके, कहते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं एनोमलीज को हम खत्म करेंगे। डेटा जी की जी बिल्कुल। डुप्लीकेशन जो होगी उसे भी। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। हम देखें चाह क्या रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन से फायदा क्या है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये कि हमारा डेटा ना जितना एफिशिएंट डिजाइन हो, जितने एफिशिएंट स्टाइल में हम सेव करवा। एफिशिएंट क्या है भाई? आप कहें मोहम्मद कासिम ये एक स्टूडेंट है। अच्छा, अब ये स्टूडेंट आपके मुख्तलिफ 4 कोर्सेज के अंदर इन्वॉल्व हुआ है। अब क्या होगा कि 4 कोर्सेज के लिए मैं कासिम की डिटेल बार बार रिपीट करूंगा। अगर मैं स्टूडेंट की प्रोफाइल बनाता हूँ तो कासिम का नाम, फादर नेम, एनआईसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद उसके आगे एक कोर्स रजिस्टर्ड हम लिख देते हैं सीएनसी। फिर मैं दोबारा ये सारी चीजें रिपीट करता हूँ और फिर मैं आगे लिख देता हूँ एआई। फिर ये सारी चीजें मैं रिपीट करता हूँ, मैं आगे लिख देता हूँ ब्लॉकचेन। तो ये कासिम एक स्टूडेंट है और 4 जगह इसने एडमिशन लिया है, तो 4 दफा इसका डेटा रिपीट हो। तो यार ये डेटा जो हुआ है, प्रोफाइल तो कासिम की एक ही थी, सिर्फ कोर्स का जो नाम था ये 3 नाम अलग अलग थे। तो आपकी रिडंडेंसी आ गई, कासिम का डेटा बार बार रिपीट हुआ। ठीक है, अब जब बार बार रिपीट होगा स्टोरेज भी ज्यादा होगी। जब स्टोरेज यानी कैपेसिटी ज्यादा आपकी, यानी कैपेसिटी ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो फिर उस पर सर्चिंग पे भी ज्यादा टाइम लगेगा। जब सर्चिंग पे टाइम लगेगा, कंप्यूटेशनल पावर भी, रिसोर्सेज भी, तो इन सब के हमें पैसे पे करना पड़ते हैं। तो हमें एफिशिएंट डिजाइन, अपने डेटा को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज से ये फायदा होगा कि भाई कासिम का जो डेटा है, आईडी, नेम, फादर नेम, एनआईसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये एक दफा लिख दो। और उसके बाद वो जिस जिस कोर्स में एनरोल हो रहा है उसकी एक नई टेबल बना दो, उसकी एक नई एंटिटी बना दो, और वहां पे कोर्सेज के नाम लिख दो और उसकी एक आईडी दे दो। तो अब कासिम जिस जिस कोर्स में इन्वॉल्व होगा उसके आगे उसकी यानी प्रोफाइल की हम आईडी लगा सकते हैं। तो वो पता चल जाएगा, तो उस आईडी, उस रेफरेंस आईडी की बेस के ऊपर आप वो पूरा का पूरा ज्वाइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे रिडंडेंसी जो बार बार रिपीटेशन हो रही थी कासिम की प्रोफाइल में चेंजिंग, वो आपकी आसान हो गई। अच्छा, अब मैं कहता यार ये कासिम की डेट ऑफ बर्थ गलत डल गई, तो 4 कोर्सेज में गलत थी तो उसको अपडेट करना, तो 4 जगह जाके आपको अपडेट करना पड़ता। तो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ भी कम हो गई, एक जगह चेंज करें चारों जगह खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, रेफरेंस के तौर पे ये इस्तेमाल हो रही होगी। कोई चीज आपने एक्स्ट्रा या गलत लिख दी, उसको डिलीट करना, एक जगह से डिलीट करें, सारी जगह से डिलीट हो जाएगी। और इसी तरह इनॉमिली, एक बंदा है लाइक उसका एनआईसी नंबर 2 दफा लिख दिया, तो इनॉमिली वगैरह को भी डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। कासिम 5 एडमिशन 5 कोर्सेज में यानी इन्वॉल्व है, तो 5 में कैसे हो गया? तो वो भी नॉर्मली इस तरह की जो चीजें आ रही हैं उनको पकड़ना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ये फायदा है नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, कोई छोटी सी समरी बुलेट्स पॉइंट में बताना चाहेगा नॉर्मलाइजेशन से क्या फायदा है? एनीवन? सबको मेरी आवाज आ रही है?
यस सर, आ रही है। सर आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। ओके जी, कोई रिपीट करना चाहेगा बुलेट्स पॉइंट में क्या फायदा है नॉर्मलाइज करने का? ये मैं छुपा सर दूं। हमारा डेटा कम हो जाएगा और उसकी क्या कहते हैं कंप्यूटेशनल पावर भी कम लेगा और इससे कॉस्ट एफिशिएंट भी हो जाएगा। देखें कितनी चीजें बची हैं, कॉस्ट एफिशिएंट हो रहा है, स्टोरेज एफिशिएंट हो रहा है, कंप्यूटेशनल पावर जो रिसोर्स इस्तेमाल होती है वो एफिशिएंट हो रहा है, ठीक है। इनॉमली वगैरह डेटा के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो बड़ी यानी मुश्किल तरीन होती है, डुप्लीकेशन वगैरह और बहुत सारी चीजों की वजह से वो चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म। तो अगर ये चीजें आप किसी भी अपनी डेटाबेस में ले आते हैं उसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन के स्टेज हैं, अब वो स्टेज क्या क्या है? स्टेज 1 में यानी फर्स्ट फॉर्म नॉर्मलाइजेशन, सबसे पहले रिसर्च की गई। तो हमारे ये जो थे क्या नाम है, एगर कोड इनका नाम है, ऊपर कहीं आएगा भी। तो एगर कोड इन्होंने सबसे पहले रिसर्च की थी एगर कोड, ठीक है। तो इन्होंने इसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन के ऊपर सबसे पहले रिसर्च की थी और फर्स्ट फॉर्म नॉर्मलाइजेशन इन्होंने यानी डिफाइन करी। फिर सेकंड, थर्ड और इनकी रिसर्च अभी भी चल रही है, 6 फॉर्म नॉर्मलाइजेशन तक ये पहुंच चुके हैं। आगे जाके हो सकता है और भी नॉर्मलाइजेशन ये एक्सटेंड कर दें, ठीक है। तो अभी हम 6 यानी 3 तो इनफ है, लेकिन 6 तक पहुंच चुके हैं और आगे जाके मे बी हम 1 साल बाद पढ़े तो 7 नॉर्मलाइजेशन फॉर्म भी हमारे पास मौजूद हो, तो इस तरह हो सकता है, ठीक है। तो लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इस बंदे ने नॉर्मलाइजेशन एगर या एजर जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, एजर कोड, इसने सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन या रिलेशनशिप के ऊपर बात की थी और इसने अपनी रिसर्च लोगों के पास शो की और इसकी वजह से आज डेटाबेस की दुनिया में हम बहुत डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देते हैं। तो हम देखेंगे भाई नॉर्मलाइजेशन क्या है, डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इसका क्या फायदा है, फिर डेटाबेस नॉर्मलाइज फॉर्म क्या है और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या होती हैं, प्राइमरी की वगैरह के कॉन्सेप्ट क्या है, फॉरेन की के कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये अगर चीज़ें आपको आ जाती हैं, थर्ड फॉर्म नॉर्मलाइजेशन तक अगर आप पहुंच जाते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म नॉर्मलाइजेशन रूल तक अगर आप पहुंच जाते हैं, इनफ है। बाकी के फिर सिर्फ एट्रीब्यूट्स हैं, वो एट्रीब्यूट्स आपको देखना पड़ता है। चले तो हम स्टार्ट करते हैं भाई, ये फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है क्या। आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसी तरह बॉयसी कोड एनएफ, इसको हम यानी 3.5 नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं। इस तरह 4, 5, 6, तो ये 6 फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन हमारे पास मौजूद हैं। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस अब देखिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्टोर है जो कि मूवी वगैरह जो होती हैं, जैसे कि पहले सीडी वगैरह या कैसेट वगैरह जो होती थी वो रेंट पे मिलती थी, ठीक है। तो एक स्टोर खोला हुआ है जो कि आपकी मूवीज की जो कैसेट वगैरह है वो रेंट पे देता है। अच्छा, अब इसने क्या किया, अपने पास एक टेबल बना लिया जो भी बंदा रेंट पे लेने के लिए चीज आता है, ये क्या करता है, उस बंदे का पूरा नाम लिख लेता है, ठीक है, लाइक जेनेट जॉन्स। उसके बाद वो जहां पे रहता है उसका एड्रेस अपने पास लिख देता है। इसने कहा कि जेनिस जॉन जो है फर्स्ट स्ट्रीट प्लॉट नंबर 4 में रहता है, ठीक है। अच्छा, अब इसने मुझसे मूवी जो रेंट पे लिए, जिसकी कैसेट ली है, वो कौन कौन सी ली है, तो यहाँ पे इसने हमसे कॉमा सेपरेटेड इसने दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 इसने मूवीज की कैसेट हमसे ली। सॉल्यूटेशंस यहाँ पे मिस्टर है, मिस है, डॉक्टर या XYZ अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो ये एक आपके साथ यानी सॉल्यूटेशन भी लग रहा है। तो अब देखिए प्रोफाइल एक बंदे की बन रही है उस बंदे का नाम, फिजिकल एड्रेस जहाँ पे वो रहता है और जो कैसेट उसने हमसे ली है, रेंट पे मूवी ली है, उनके नाम लिखे, ठीक है। ये डेटा स्टोर करने का पहला तरीका उसने भाई इस तरह डेटा सेव कर रहा था। अब इस तरह डेटा सेव करने में क्या प्रॉब्लम, ठीक है। आप देखें मूवी की जो एंट्री है वो क्या हो रहा है, एक ही कॉलम में आपने 2 एंट्री करी हुई। रूल के मुताबिक कोई भी काम हो जो भी यानी आपका रिपीट हो रहा है, उसकी एंट्री आपकी इंडिविजुअल होना चाहिए, एक अलग रो में होना चाहिए और कोई भी चीज डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें इसने रिपीटेशन से बचने के लिए एक बंदे का नाम एक दफा लिख लिया, उसका एड्रेस एक दफा लिख लिया,
लेकिन वो जो मूवीज हमसे लेकर जा रहा है वो बार बार हम क्या कर रहे हैं, एक सेल के अंदर रिपीट कर रहे हैं। तो ये कह रहा है एक सेल में नहीं, इसका एक अलग रिकॉर्ड होना चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्म नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करेंगे कि भाई आपकी जो मल्टीपल वैल्यू हैं मूवीज की वो एक रो में नहीं, यानी अगर जितनी मूवीज हैं उनकी अलग अलग रो होना चाहिए जो मूवी आप रेंट पे दें। ठीक है। अब देखें फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म रूल, उसमें सर इसने लेकिन हमसे क्या, प्रॉब्लम जी तो स्टिल दे दीजिएगा ना, हमें नाम 2 बार 3 बार लिखना पड़ेगा फिर जब हर मूवी का हम नाम लिखेंगे बात तो। हाँ अभी इसी की तरफ हम जा रहे हैं ना। देखो इसको हम मुख्तलिफ रूल से सॉल्व करेंगे। तो इसने पहला रूल ये डिफाइन किया था कि भाई जो भी एंट्री हो रही है उसकी एंट्री इंडिविजुअल हर रो में होना चाहिए। तो इसने पहले एक रिसर्च करी अपनी रिसर्च की बेस के ऊपर, ताकि हमें पता हो कि भाई कितनी एंट्री हुई है, क्या हुआ है, कितनी हमारी सेल हुई है, किस बंदे ने कितनी ली है कैसेट या मूवी या हमारा फ्रिक्वेंट कस्टमर कौन है। तो इस तरह का डेटा हम इसका जो अलग अलग एंट्री करेंगे जब ही हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब फर्स्ट फॉर्म नॉर्मलाइजेशन में इसने कहा कि भाई मल्टीपल एंट्री एक सेल में नहीं होना चाहिए, मल्टीपल एंट्री आपकी अलग अलग रो में होना चाहिए। इस रूल को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में हमने डेटा को कन्वर्ट कर दिया। अब फिर जैन ने एक चीज पकड़ी कि जैन यहाँ पे आपने क्या चीज नोट की, आपकी नंबर ऑफ रोज पहले 3 थी, अब कितनी हो गई? सर नंबर ऑफ रोज भी बढ़ गई, बेसिकली नाम रिपीट हो गया, हमने पहले कहा नाम भी रिपीट नहीं होना चाहिए। वो तो हमने आगे रिसर्च की 6 नॉर्मलाइजेशन को हमने तस्करा कर लिया ना, इसलिए हमें पता है। ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन जब इन्होंने रूल डिफाइन किया था तो जब इनको नहीं पता था कि भाई रिपीटेशन, इन्होंने कहा हर एंट्री इंडिविजुअल होना चाहिए, तो हर एंट्री इंडिविजुअल हो गई। अब जब हर एंट्री इंडिविजुअल हुई तो यहाँ पे स्टोरेज का साइज और बढ़ गया, कम होने के बजाय क्या हो गया, साइज और बढ़ गया। रिडंडेंसी भी आ गई, डुप्लीकेशन आ रही है यानी। ठीक है, और इसके अलावा फिर कोई चीज एंट्री करनी है, कुछ भी करना है, तो यहाँ तो बड़ा मुश्किल तरीन काम हो गया। ठीक है, तो अब ये जो मुश्किल है, तो ये तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी और बढ़ गई फर्स्ट फॉर्म नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करने के बाद। लेकिन रूल है कि फर्स्ट फॉर्म नॉर्मलाइजेशन क्या कहती है, वो ये कहती है कि आपकी कोई भी सिंगल एंट्री एक सेल में नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज रिपीट हो रही है तो आप उसकी एक सर आपकी आवाज बहुत मध्यम हो गई है, सॉरी। जी सर, मैं बढ़ा दूँ। जज़ाकल्लाह सर। ओके, तो हमें पता चला कि फर्स्ट फॉर्म नॉर्मलाइजेशन रूल जब हमने अप्लाई किया, उसके मुताबिक ये रूल ये कहता है कि जो भी आपकी एंट्री होगी उसको इंडिविजुअल रो में होना चाहिए। तो हमने रो में करने लग गए, ये फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन का रूल है। लेकिन जब मैंने इस डेटा को, ऊपर वाले डेटा को फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन रूल से गुजारा, तो ये तो कम होने के बजाय क्या हो गया, बढ़ गया, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। अब जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को और किस तरह रिड्यूस किया जाए, तो वो रिड्यूस करना हमें अब देखना है। तो अब उसके लिए फिर इन्होंने सेकेंड फॉर्म नॉर्मलाइजेशन का जो रूल है वो मुतारिफ करवाया। उसमें क्या है देखते हैं भाई। सेकेंड फॉर्म नॉर्मलाइजेशन पे जाने से पहले इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए जो कि की का कॉन्सेप्ट है। की का कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास प्राइमरी की होती है, सेकेंडरी की होती है, और इसी तरह कंपोजिट कीज का भी कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है। अब ये क्या है, प्राइमरी की, प्राइमरी की कोई बताना चाहेगा प्राइमरी की? जी सर प्राइमरी की इस तरह से जैसे आईडी होती है बिल्कुल यूनिक वैल्यू होती है, और नॉन मतलब कि नल नहीं हो सकते उसमें, जैसे कि कोई वैल्यू नहीं, मतलब कि छोड़ नहीं सकते उसको, उसकी वैल्यू को। ओके, किसी भी, देखिए वर्ड के ऊपर गौर करिएगा, किसी भी एंटाइटी, ठीक है, एंटाइटी क्या है, लाइक कासिम स्टूडेंट है, वो एक रिकॉर्ड है। तो इंडिविजुअल हर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जिसकी बेस के ऊपर मैं फौरन उसको पहचान सकूं कि ये इंडिविजुअल स्टूडेंट है। हर एंटाइटी के लिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्पेसिफिक कॉलम होना चाहिए, और उस कॉलम की जो वैल्यू है ना हर एंटाइटी के लिए यूनिक होना चाहिए।
ये कभी खाली नहीं होगी, ये कभी डुप्लीकेट नहीं होगी, ठीक है, और ये हमेशा यूनिक होगी, इससे हम कहेंगे प्राइमरी की। तो इसके लिए लाइक रोल नंबर, तो रोल नंबर हमने अपने पास से एक कॉलम बनाया, हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होगा, ठीक है, और क्या होगा, ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा, और किसी भी यानी हमारे पास यानी कोई पीआईएससी का स्टूडेंट और उसका रोल नंबर ना हो तो ये चीज कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है प्राइमरी की का। इसी तरह होती है हमारे पास फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है जी दोस्तों? जैन कोई बताना चाहेगा? जो किसी और टेबल की प्राइमरी की हो, मे बी। हाँ, किसी और टेबल की प्राइमरी की हो सकती है। और सर वो सेकेंडरी की तो नहीं होती, वो जो किसी और टेबल की प्राइमरी की होती है, तो इसके अंदर इसके लिए सेकेंडरी की होती है। हाँ, किसी भी यानी वो टेबल की सेकेंडरी की, एक से ज्यादा टेबल जो है ना उनके अंदर वो रेफरेंस आईडी के तौर पे या सेकेंडरी की के तौर पे इस्तेमाल होती है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर इंटाइटी का एक अपना कॉलम बना हुआ, टेबल बना हुआ होगा जिसके अंदर वो एक प्राइमरी की भी होगी। अच्छा, अभी जो फॉरेन की है ना, जो दूसरे यानी दूसरे टेबल में, एक टेबल में तो प्राइमरी है ये खुद, लेकिन दूसरे टेबल के अंदर ये क्या हो सकती है, सेकेंडरी होगी। अच्छा, सेकेंडरी जब होगी तो जरूरी नहीं है कि जो प्राइमरी की, मैं इसके एग्जांपल देता हूँ। हमने एक टेबल बनाया है कोर्सेज का। कोर्स नंबर 1 का मतलब है एआई, कोर्स नंबर 2 का मतलब है ब्लॉकचेन, कोर्स नंबर 3 का मतलब है क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग सीएनसी। तो ये 3 कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। अब मैं 1 2 3, अब यहाँ पे 1 2, ये जो आपके पास 3 कोर्स हैं, प्राइमरी की कोर्स आईडी है और उन कोर्स के आगे 3 नाम लिखे हैं, तो कोर्सेज का एक टेबल है। फिर मैं क्या आता हूँ स्टूडेंट के अंदर, और इसके वहां पे कोर्स का उसका नाम, कॉलम का नाम चेंज कर दूं, वहां पे मैं क्या कर दूं, लाइक आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। यस सर, मेरे के पास भी अंदर हो रही है। मुझे होना लगा चाहिए। कि मेरा नेट का मसला है। वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों? मुझे तो सरकाजिम की आवाज ही नहीं आ रही। यस सर, अब अच्छा, नहीं आ रही आवाज। गई थी। अब आ रही है, आप दोबारा से। अच्छा, अब अब आ रही आई है थी वॉइस? सर। जी सर आई। जी जी सर, सर। जब पहले बात आपने समझाई, अभी जो लास्ट बात है वो दोबारा से समझा दीजिए, लास्ट वाली। मैं बिल्कुल समझा देता हूँ। देखिए, हमने बात की कि सेकेंडरी की या फॉरेन की क्या होती है। फॉरेन की, फॉरेन की का अपना एक ये इंटाइटी होगी और इसका एक पर्टिकुलर अपना एक टेबल होगा जहां पे ये खुद एक यूनिक आईडी के तौर पे इस्तेमाल होगी, लाइक कोर्स। तो कोर्स नंबर 1 2 3, 1 का मतलब एआई, 2 का मतलब ब्लॉकचेन और 3 का मतलब सीएनसी क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग। एक स्टूडेंट का टेबल है, वहां पे हमने स्टूडेंट की आईडी, उसकी पूरी डिटेल लिखी, आईडी नेम, फादर नेम, और आगे जाके फिर मैंने क्या लिख दिया, उसका कोर्स आईडी। तो कोर्स आईडी 1 लिख दिया, इसका मतलब ये कोर्स नंबर 1 के अंदर इन्वॉल्व है या इनरोल हुआ हुआ है। अच्छा, तो अब ये आपके पास स्टूडेंट के अंदर फॉरेन की है, लेकिन कोर्स के टेबल के अंदर ये प्राइमरी की है। यहाँ पे एक चीज याद रहे कि सेकेंडरी की जो है, जिस टेबल में भी एज अ सेकेंडरी की मैं कोर्स आईडी को इस्तेमाल करूंगा, सेकेंडरी की का नाम 2 टेबल में अलग हो सकता है, ठीक है, ये नल भी छोड़ी जा सकती है, और जो सेकेंडरी है वहां पे ये रिपीट भी होगी, और लेकिन जहां पे प्राइमरी है कोर्स के टेबल में, वहां पे ये रिपीट नहीं होगी। तो जहां पे उस कॉलम की एट्रीब्यूट आप प्राइमरी की देंगे, वहां पे वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी, नल नहीं होगी, ठीक है, और वो हमेशा यूनिक होगी। और जहां भी आप उसको फॉरेन की के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, वहां पे उसको मैं नल भी छोड़ सकता हूँ, मैं उसकी डुप्लीकेट बार बार रिपीट भी कर सकता हूँ उस आईडी को, क्योंकि एक से ज्यादा स्टूडेंट एआई के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं। तो उनके नाम के आगे मैं कोर्स आईडी 10 बंदों की, 50 बंदों की आईडी नंबर 1 डाल सकता हूँ। तो जहां फॉरेन की होगी वहां पे डुप्लीकेट पे तौर पे इस्तेमाल हो सकती है, उसे खाली भी छोड़ा जा सकता है, और
बस ये इसकी प्रॉपर्टी है फॉरेन की। सर सर एक सवाल था। जी सर, मेरा भी एक सवाल। क्या सर सवाल? ये क्या कहते हैं, प्राइमरी की जो है वो फॉरेन की, तो किसी फॉरेन की जो है वो किसी टेबल के अपने टेबल के अंदर प्राइमरी की लाजमी होगी, मतलब प्राइमरी की उसका होना लाजमी है फॉरेन की का। फॉरेन की, हाँ, वो किसी पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर कहीं प्राइमरी की होगी। सर सेकेंडरी की कोई एग्जांपल दीजिएगा काइंडली। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसको दिखाऊंगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए, थोड़ी देर बाद इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और फिर इसको हम देखते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक और यानी की बनाने का तरीका है जिसको हम कहते हैं कंपोजिट की। कंपोजिट की ये कहता है कि भाई जब आपका डेटा देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, तो कंपोजिट जो कंपोज करके दो या दो से ज्यादा कॉलम को कंपोज करके आप यूनिक आइडेंटिफायर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं कंपोजिट की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए रॉबर्ट जो है, रॉबर्ट के एंट्री जो है यहाँ पे आप देखें तो 2 दफा है, रॉबर्ट फील, रॉबर्ट फील, रॉबर्ट फील। अच्छा, एक रॉबर्ट फील है जो कि 3rd स्ट्रीट 34 में रहता है, दूसरा भी 3rd स्ट्रीट 34 पे रहता है। अच्छा, ये इंटाइटी तौर पे देखें, रॉबर्ट फील एक 5 एवेन्यू पे रहता है। तो ये दोनों ऊपर वाले जो ये सेम है और नीचे वाला जो ये अलग है, तो ये रॉबर्ट फील 2 बंदे। मैंने इनको डिस्टिंग्विश कैसे किया, इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट कैसे किया, इसके नाम प्लस उसके एड्रेस को देख के, ऐसा ही है जी दोस्तों। जी सर। अच्छा, जब मैं 2 कॉलम की बेस के ऊपर किसी एक यूनिक क्या नाम है रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता हूँ, एंटिटी को आइडेंटिफाई करता हूँ, तो उसको हम कहते हैं कौन सी की? कंपोजिट की। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? कंपोजिट की नहीं सर। इस्तेमाल नहीं होती है, ठीक है, लेकिन कंपोजिट की भी होती है। अच्छा, अब हम जा रहे हैं सेकंड NF। सर जी सर मेरा वो सेकेंडरी की के उससे सवाल है, मतलब कि जहां पर वो प्राइमरी की नहीं होगी लेकिन दूसरे टेबल के अंदर यूज हो रही है, तो सर बाकी चीजें तो समझ आती है कि रिपीट हो रही है, लेकिन वो जो नल रहेगी तो वो नल क्यों होगी? क्योंकि वहां पर अगर हम एज ए सेकेंडरी की यूज हो रहे हैं कर रहे हैं तो कहीं और टेबल में वो प्राइमरी की होगी, तो वहां पर तो मतलब कि होगी वो चीज, नलेबल नहीं होगी। तो इस यहाँ पर क्यों नलेबल होगी जहां पर सेकेंडरी होगी? नहीं, देखिए यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहें तो नल छोड़ सकते हैं, लेकिन नल छोड़ने से एक रेफरेंशियल एरर जनरेट होगा जो आगे जाके ये हमें बताएगा। रेफरेंशियल एरर आता है हमारे पास, जिससे हमें पता चल जाता है, जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे मेंबरशिप आईडी 101 और मेंबर ये 101 मेंबर मौजूद ही नहीं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का जब आपने ये लगाया हुआ और इसके जरिए जब आप ज्वाइन लगा के काम करेंगे तो रेफरेंशियल एरर आपको शो करता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद बेटा इसको भी एक देख लें। चीज ना, सॉरी सर, बेसिकली एक चीज थोड़ी सी क्लियर कर दूं मैं कि देखो सेकेंडरी की जो है ना वो एक सेकेंडरी इंडेक्स है। इंडेक्सेस जो है ना आप डेटाबेस में सर्चेस को एफिशिएंट क्रिएट करने के लिए, एक तो प्राइमरी की है जो सर कासिम ने आपको बहुत क्लियर करके बता दी ना, दूसरा फिर सेकेंडरी इंडेक्सेस होते हैं कि आप किसी दूसरी की के ऊपर सर्च करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरी सेल्स जो है वो एक मखसूस डेट रेंज में कितनी हुई है। अगर मैं उसको डेट को जो बेसिकली सेल डेट है, ट्रांजैक्शन डेट है, उसको इंडेक्स बना दूंगा तो मेरी ये क्वेरी बहुत, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंट होती है, तो मैं उसको एक सेकेंडरी इंडेक्स क्रिएट कर दूंगा कि ट्रांजैक्शन डेट एक सेकेंडरी इंडेक्स है उस पे, ताकि क्वेरीज जो है वो फास्ट हो सकें। तो सेकेंडरी कीज जो है ना वो आपके सेकेंडरी इंडेक्सेस हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी सेकेंडरी की लाजमी कहीं फॉरेन की भी होगी या कहीं दूसरी जगह पी के भी होगी, ठीक है ना। फॉरेन की और सेकेंडरी की में डिफरेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है, दोनों डिफरेंट। ऐसा भी हो सकता है कि एक सेकेंडरी की है एक टेबल में, दूसरी जगह वो एज ए फॉरेन की इंट्रोड्यूस हुई हो, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी। सेकेंडरी इंडेक्सेस में बनाता हूं किसी भी टेबल को सर्च को एफिशिएंट और फास्ट बनाने के लिए, और उसको मैं फिर कहीं फॉरेन की के तौर पे भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। ओके, तो अब हम नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं, सेकंड NF यानी सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें वही वाला कॉन्सेप्ट कि भाई जो भी एंट्री है
अगर मल्टीपल टाइम होगी उसकी अलग रो होना चाहिए। फिर दूसरी इन्होंने बात कही कि कोई भी डेटा रिपीट नहीं होना चाहिए, रिडंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो अब रिडंडेंसी एक टेबल में रहते हुए ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं थी। अगर आप सिंगल टेबल बना के, जैसे फर्स्ट फॉर्म नॉर्मलाइजेशन पे आपने काम किया, सिंगल टेबल बना के अगर आप यानी रूल नंबर 1 को अप्लाई करते हैं ओके, लेकिन रूल नंबर 2 कभी भी सिंगल टेबल पे अप्लाई नहीं हो सकता। कि मैं कह रहा हूं कि भाई सिंगल एंट्री, इंडिविजुअल एंट्री भी होना चाहिए और डुप्लीकेशन भी नहीं होना चाहिए। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है एक सिंगल टेबल पे रहते हुए काम करना, क्योंकि आपके देखिए नाम हर दफा रिपीट होगा, पूरी की पूरी एंट्री, उसका फिजिकल एड्रेस भी रिपीट होगा, उसके सॉलिटेशन भी हर दफा रिपीट होगी। तो अब इस रिपीटेशन को से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम सेकेंडरी टेबल बनाएंगे। 2, 3, 4 या 10 टेबल भी आपके बन सकते हैं। तो हम अब सिंगल टेबल पे नहीं, हम हर इंटाइटी के लिए, जो वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, हर इंटाइटी के लिए आपको एक अलग टेबल बनाना चाहिए। इंटाइटी क्या है भाई? स्टूडेंट एक इंटाइटी है, फीस कलेक्शन एक इंटाइटी है, ठीक है, आपके क्विज मैनेजमेंट सिस्टम एक इंटाइटी है। तो हर काम के लिए, हर इंटाइटी के लिए आपको या एंटिटी के लिए आपको क्या बनाना चाहिए? टेबल बनाना चाहिए। और इन टेबल में आपस में किस तरह रिलेशन होगा, वो रिलेशनशिप जो हम डिफाइन करते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी की से करते हैं। इंटाइटी की अपनी यूनिक आईडी, उसको हमेशा हम प्राइमरी की देते हैं, और जब उस इंटाइटी को किसी दूसरी इंटाइटी के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसके लिए हम फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? सर ये फॉरेन की और सेकेंडरी की दोनों एक ही चीज नहीं है क्या? अभी देखें सर इनाम ने इसको नहीं बेटा, पूरा यानी जी सर सॉरी आप बताएं। नहीं नहीं सर बिल्कुल, सर इनाम ने बिल्कुल इसके ऊपर बहुत यानी वजाहत के साथ इसको डिफाइन किया है कि प्राइमरी की, सॉरी फॉरेन की और सेकेंडरी की में क्या फर्क है। ठीक है, तो फॉरेन की जो कि दूसरे टेबल के रेफरेंस के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सेकेंडरी की सेम टेबल के अंदर उसको मैं सेकेंडरी की बना सकता हूं, जिससे आपकी सर्चिंग जो होती है वो एफिशिएंट हो जाती है। ठीक है सर, याद आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम सेकंड फॉर्म नॉर्मलाइजेशन को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और सेकंड फॉर्म नॉर्मलाइजेशन का रूल क्या है कि भाई हर एंटाइटी के लिए या एंटिटी के लिए आपको अलग टेबल बनाना पड़ेगा, और उन एंटिटी का आपस में रिलेशन जो होगा वो आप प्राइमरी और सेकेंडरी की के जरिए, प्राइमरी और फॉरेन की के जरिए बनाएंगे। ठीक है, तो अब कैसे बनाएंगे देखें, उसी टेबल को हमारे पास जो कस्टमर था, उस कस्टमर के लिए सबसे पहले मैंने क्या अपने पास से एक नया कॉलम बनाया, मेंबरशिप आईडी, जो कि प्राइमरी की है। पहला जो स्टूडेंट आया, कस्टमर आया, उसका नाम है, उसका फिजिकल एड्रेस है, और उसका सॉलिटेशन जो है वो आप सेव कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास कंज्यूमर 2 है, कंज्यूमर 3 है, तो 3 कंज्यूमर्स हैं, उनका डेटा, एक प्रोफाइल का डेटा एक अलग टेबल बन गया, जिनका नाम मैं कंज्यूमर रख सकता हूँ, क्लाइंट रख सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेंबरशिप आईडी है, यहाँ पे जो मेंबरशिप आईडी है ये क्या है? प्राइमरी की। किसके लिए प्राइमरी की है? किस एंटाइटी के लिए प्राइमरी की है दोस्तों? मेंबरशिप आईडी सर पहले ये वाले जो टेबल में। सर ये जो बंदे हैं उनके लिए, ओके, मतलब हर इस टेबल के कस्टमर लिए। के लिए बिल्कुल। यस तो सर। यहाँ पे ये वर्ड याद रखते हैं कि प्राइमरी की जो है हर एंटाइटी के लिए एक अलग टेबल होगा, और हर एंटाइटी का अपना एक यूनिक आईडी होगी, जो उसको एंटाइटी को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होगी, उसे हम कहते हैं प्राइमरी। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद जब इन एंटाइटीज को आपस में रिलेट करवा के एक रिकॉर्ड की फॉर्म में वो सारा डेटा आप यानी ज्वाइन लगा के शो करना चाह रहे हैं, तो उनकी जो ज्वाइनिंग या उनकी जो यानी रेफरेंस आपस में कनेक्ट होंगे, तो कनेक्शन के लिए हम इसको क्या नाम है इस्तेमाल करते हैं? फॉरेन की को। ठीक है, तो अब देखिए मैंने एक और एंटाइटी बनाई, उस एंटाइटी का नाम क्या है? रेंट मूवी। जो भी आप मूवी रेंटेड करेंगे उनके नाम। अब देखें, पहली वाली एंट्री हुई कि भाई ये मूवी मैंने रेंटेड की, किसको की है? मेंबर नंबर 1 को। दूसरी मैंने यानी मूवी रेंटेड की किसको? ये भी कंज्यूमर नंबर 1 को। इसी तरह 2 मूवी कंज्यूमर नंबर 2 ने लिए, और एक मूवी लिए कंज्यूमर नंबर 3 ने। तो देखें रिलेशन बन रहा है। सॉरी जी दोस्तों,
जी सर। तो बिल्कुल। यहाँ पे हमें पता चला कि हमारे पास जो मेंबरशिप आईडी है ये कंज्यूमर के लिए, और अब वो जो भी यानी हमसे चीजें रेंट पे लेता जा रहा है उसकी एंट्री के लिए मैं इंडिविजुअल हर एक रो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा ही है। तो यहाँ पे आप इसको प्राइमरी और सेकेंडरी की को देख सकते हैं, प्राइमरी और फॉरेन की को देख सकते हैं। ठीक है। इनको फिर आपस में आप ज्वाइन वगैरह उसी तरह लगा के उस फॉर्म पे ले आएंगे। तो यहाँ पे जो आपकी वो रिपीटेशन थी उससे आप बच गए। फिजिकल डेटा आपके सिर्फ 3 कंज्यूमर का डेटा सेव हुआ, यहाँ पे उस कंज्यूमर का 5 दफा डेटा सेव हुआ था और यहाँ पे सिर्फ 3 दफा हुआ। तो डुप्लीकेशन जो हो रही थी वो बच गई, आपकी इनॉमली वगैरह आ रही थी या फिर आपकी डुप्लीकेशन या अपडेशन वगैरह में प्रॉब्लम, वो सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो ये वाला जो तरीका है, इस तरीके को हम क्या कहते हैं कि भाई कीज बना लो हर इंटाइटी के लिए और उसको आप इस्तेमाल करें। एक टेबल में वो प्राइमरी की होगा, दूसरे में एज अ फॉरेन की यानी रेफरेंस आईडी के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिससे आप उन टेबल का या इंटाइटीज का आपस में रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जब फॉरेन की हम डिफाइन करते हैं और कोई ऐसी एंट्री हम यानी डाल देते हैं जो कि यानी प्रीवियस उसमें मौजूद नहीं है रेफरेंस आईडी, तो आपके पास रेफरेंशियल एरर जनरेट होता है, जो भी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया है। अच्छा, अब ये चीज जी रेफरेंशियल एरर कैसे आया? वो हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन की हुई है ना कि भाई ये प्राइमरी की यहाँ पे ये फॉरेन की है, और जब आप उनके ज्वाइन वगैरह लगाएंगे, इंसर्शन वगैरह करेंगे, तो वो आपको यानी रेफरेंशियल एरर देता है। तो रेफरेंशियल एरर का मतलब है कि यहाँ पे जो रेफरेंस आईडी है उसके अंदर प्रॉब्लम, ये सर्वर खुद देता है। एग्जैक्टली ये डेटाबेस इंजन में बिल्ट इन होते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे समझें जैसे अगर आप जो है एक ऑर्डर जो है बेसिकली क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो ऑर्डर में 2 चीजें हैं। एक ऑर्डर की कॉमन इंफॉर्मेशन है, किस कस्टमर का है, उसका कस्टमर की आईडी, अगर फॉर एग्जांपल लॉयल कस्टमर कार्ड इशू हुआ है तो कस्टमर की आईडी क्या है, और इस तरह की डिफरेंट इंफॉर्मेशन, टोटल अमाउंट क्या बना। कोई भी कॉमन इंफॉर्मेशन जो है वो एक डिफरेंट टेबल में जाती है, और एक और टेबल होता है, इसको मास्टर डिटेल आर्किटेक्चर आरडीबीएमएस की फील्ड में लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि डिटेल वाले में फिर आपके बिलिंग इन्फो सॉरी आइटम्स की इंफॉर्मेशन के कौन कौन से आइटम खरीदे, उसकी यूनिट कॉस्ट क्या है और क्या क्वांटिटी थी। तो मैं जो है ना, जो सर कासिम कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं, मैं आइटम क्रिएट नहीं कर सकता जब तक हेड मौजूद ना हो, क्योंकि एवरी आइटम के अंदर हेड जो है कॉमन जो है वो बिलिंग नंबर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल इनवॉइस नंबर हर आइटम में आना है जो कोरिलेट करेगा। बेसिकली जब सर कासिम ने जैसे वर्ड ज्वाइन का वर्ड यूज किया कि ज्वाइन करेंगे जब आप, तो कैसे ये इंफॉर्मेशन कॉमन एक जो है ना मीनिंगफुल जो है सेंस बनेगी कि कौन सा आइटम किस बिल में खरीदा गया था। तो बिलिंग इंफॉर्मेशन लाजमी चाहिए मुझे आइटम इंफॉर्मेशन के लिए। तो बिल का डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, बिल का रिकॉर्ड क्रिएट होगा, तो जो है आइटम का रिकॉर्ड क्रिएट होगा। आइटम कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एनी बिलिंग इंफॉर्मेशन। दैट इज के इंसर्शन की एनॉमली आपने खत्म कर दी रेफरेंशियल इंटीग्रिटीज क्रिएट करके। यस सर। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा, अब हमारे पास ये जो दूसरे तरीके से हमने नॉर्मलाइज किया है, इस नॉर्मलाइजेशन करने के बाद भी एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम है ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज। देखिए, कस्टमर प्रोफाइल के अंदर जो नेम है लाइक रॉबर्ट फिल, अगर आप इस नाम को चेंज कर दें, ठीक है, रुबेका या इस तरह करके कोई भी यानी आप फीमेल जेंडर का नाम लिखते हैं, तो सॉलिटेशन के अंदर भी मिस्टर की जगह मिस होगा। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो ये चीज भी नहीं होना चाहिए आपके टेबल के अंदर, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन आपके पास शो की गई। तो थर्ड फॉर्म के अंदर क्या कह रहा है? थर्ड फॉर्म के अंदर ये कह रहा है हर एंटिटी के लिए, जो वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो भी चीज रिपीट होती है, हर एंटिटी के लिए आपको इंडिविजुअल टेबल बनाना चाहिए।
वहां तो इसने फॉरेन की 2 टेबल के ऊपर बात की थी, लेकिन 2 टेबल पे रहते हुए भी आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो फिर ये कहता है कि आपकी फंक्शनल यानी ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज की जो प्रॉब्लम आती है सेकंड फॉर्म नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करने के बाद, उसके सॉल्यूशन के लिए आपको अब एक नया यानी थर्ड फॉर्म नॉर्मलाइजेशन को इस्तेमाल करना है। और थर्ड फॉर्म नॉर्मलाइजेशन ये कहती है कि ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसीज भी नहीं होना चाहिए। तो अब ये चीज नहीं होना चाहिए, इसको किस तरह हम सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका है, हर एंटिटी के लिए आपको इंडिविजुअल टेबल बनाना पड़ेगा। यानी जो चीज बार बार रिपीट होती है, उसको रिपीटेशन से बचने के लिए आप उसका एक टेबल बनाएं, उस टेबल में उसको एक यानी प्राइमरी की के साथ सेव करवाएं, और दूसरे टेबल्स के अंदर एज अ फॉरेन की आप इस्तेमाल करें। ठीक है, तो वो कैसे होगा? उसको हम कहते हैं थर्ड फॉर्म या थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म रूल। तो देखिए इन्होंने क्या किया, वही मेंबर के लिए इन्होंने एक एंटाइटी एक टेबल बना लिया, आपकी जो रेंटेड चीजें हो रही हैं वो बना लिया, और सॉलिटेशन जो था उसके लिए भी इन्होंने एक टेबल बना लिया। और इन तीनों का जो ज्वाइनिंग वगैरह वो लगाना बहुत आसान होगा। ऐसा ही है, आपको कोई टैक्स बार बार जाके चेंज नहीं करना, सिर्फ आईडी रेफरेंशियल आईडी आपको चेंज करनी है, वो सारी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, खुद चेंज हो जाएगी। उसके अगेंस्ट जितनी वैल्यूज होंगी जो रिपीट हो रही है, अभी तो सिर्फ मिस्टर और मिस या इसी तरह मिस्टर एंड मिसेस या डॉक्टर इस्तेमाल हो रहा है, इसके साथ सॉलिडेशन के साथ दूसरी भी कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती थी जो रिपीट हो सकती है, ग्रीटिंग वगैरह हो सकती है, सर मैडम मिस्टर के लिए कुछ और इस्तेमाल करें। तो इस तरह की भी यानी आप चीजें जो हैं इनमें अलग अलग एंटाइटीज के तौर पे सेव करवाएं। क्लियर हुई ये बात? थर्ड फॉर्म नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पेश आई, उसमें प्रॉब्लम क्या थी सेकंड नॉर्मलाइजेशन के अंदर? ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज की प्रॉब्लम थी, उसके सॉल्यूशन के लिए थर्ड फॉर्म नॉर्मलाइजेशन को मुतारिफ करवाया। अच्छा, यहां तक काम करने के बाद आपका डेटा तकरीबन जितनी भी आपकी यानी आप ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं जी सर, ये जो फंक्शनल या ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी सर, इसमें एक जो चीज समझ में आई सर, जब एक फॉर एग्जांपल एक मेल है, उसके साथ मिस्टर लगा हुआ है या किसी के साथ डॉक्टर लगा हुआ है, तो इधर तो टाइप ऑफ कंपोजिट की सी हमें जनरेट करनी चाहिए थी। उससे फंक्शनल हमें थर्ड नॉर्मलाइजेशन की जगह अगर हम कंपोजिट इस्तेमाल करते तो वो तो ज़्यादा इजी होता। यानी एक शख्स के साथ अगर मिस्टर लगा है तो उसका नाम, जो ही नाम चेंज होगा तो वो दोनों चीज़ें चेंज होंगी। इस तरह से तो अगर एक इंसान, एक बंदे को अपना नाम चेंज करना होगा मेल को, तो उसे दूसरी तरफ जो है सैल्यूटेशन आईडी भी उसकी चेंज हो रही होगी। ये तो यानी मुझे इधर से फ़र्क करते हैं कि कंपोजिट में और थर्ड नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत में क्या फ़र्क होगा। देखिए इसको एक तरीके से और समझें, टेक्स्ट जो फॉर्म है ना डेटा टाइप, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। इंटीजर जो होता है वो इसके निस्बत कम क्या लेता है, स्टोरेज साइज लेता है। अच्छा, फिर क्या है, आप जब रिपीटेशन साइज ज़्यादा होगा बार बार रिपीट भी होगा। ठीक है, तो कंपोजिट अगर आईडी बनाते हैं तो कंपोजिट आईडी को इसने कहा था सेकंड फॉर्म में ही ख़त्म करना चाहिए, सेकंड फॉर्म नॉर्मलाइजेशन में। तो हमें उसको यानी कंपोजिट आईडी को इस्तेमाल नहीं करना। तो हमें ये कह रहे हैं कि हर एंटिटी के लिए आप क्या करें, इंडिविजुअल टेबल बनाएं। अच्छा, अब इसने क्योंकि सॉल्यूटेशन को इस्तेमाल किया, सॉल्यूटेशन के साथ और भी मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती थी, तो ये हमें फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगी कि कौन कौन सी चीज़ें यानी हमें उनकी एंटाइटी इंडिविजुअल रखनी है। तो बेसिकली मेन जो कॉन्सेप्ट है वो एंटाइटी का है कि हर एंटाइटी के लिए आपको इंडिविजुअल टेबल बनाना पड़ेगा, और वहां पे आपस में रिलेशन के लिए प्राइमरी और फॉरेन की का इस्तेमाल करें। अच्छा, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूं मैं। अभी 3 दिन पहले मुझे पता चला कि नवाब शाह का नाम जो है वो बदल दिया गया ऑफिशियली, वो शहीद बेनजीराबाद हो गया है। तो अब सपोज करें कि हर जो है सिटीजन के नाम के साथ जो उस शहर में रहता है
नवाबशाह लिखा हुआ था, तो इट वुड बी बेनिफिशियल कि आप जो है बेसिकली सबके नाम चेंज करें या वहाँ आईडी चेंज कर दें। और जो है बेसिकली यहाँ पे आईडी जो है ना बेसिकली सबके नामों में मौजूद है कि वो एक सिटी आईडी 5 में रहते हैं, और मैं सिर्फ 5 में जाऊं वहां जो है नवाबशाह के बजाय शहीद बेनजीराबाद कर दूं, तो आइंदा क्या होगा कि अब जिस सिटीजन की भी आईडी सिटी आईडी 5 थी, ऑटोमेटिकली वहां शहीद बेनजीराबाद नजर आ जाएगा सिंगल अपडेट क्वेरी से। तो आपके डेटा इंटीग्रिटीज भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो जैसे सर कासिम ने बताया कि डेटा का साइज बहुत कॉम्पैक्ट हो रहा है ना, इस तरह कि आपकी रिडंडेंसीज बच रही हैं। मिस्टर और मिस में तो जो है ना सिर्फ 2 कैरेक्टर्स है, सपोज करें अगर यहाँ कोई बड़ी चीज होती, इसी का नाम मिसाल ले लें नवाबशाह की, तो एग्जैक्टली डेटा साइज बहुत कॉम्पैक्ट हो रहा है, प्लस कुछ सिनेरियोज में आपकी इंटीग्रिटी का भी फर्क पड़ता है। शुक्रिया सर। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड फॉर्म नॉर्मलाइजेशन रूल है, जिससे हमारी तकरीबन इंडस्ट्री की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अच्छा, 4 हो गया, या इसी तरह बाय कोड, इस तरह बाय सी कोड नॉर्मल 3.5 भी हम इसको कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन रूल। अब इसके अंदर ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप इंडिविजुअल रीड कर लें, इसके ऊपर इतना फोकस करने की हमें शायद जरूरत नहीं है। ठीक है, यस इनाम, इस पे आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? हाँ सॉरी, BCNF हमने भी जो है ना बेसिकली बहुत ज्यादा यूज नहीं किया, कभी भी हम भी 3NF तक जाते थे। आज भी मेरा यही ख्याल था कि हम BCNF का स्टूडेंट्स को या जो है अभी 5 मिनट दें, अगर तो मैं अभी 5 मिनट में देख के जो है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के दौर में पास होने के लिए तो 3NF तक तो हम इंडस्ट्री में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। BCNF यूनिवर्सिटी में रट्टा मारा था पास होने के लिए, तो 5 से 10 मिनट लगेंगे मुझे देखने के लिए। नहीं मुझे सर, 5 बहुत ही मिनट दे, मैं आसान देख लेता हूँ। है। जी जी सर। सर। सर बस सिंपल है, थर्ड फॉर्म नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, और ये कह रहा है कि रिडंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो अगर ये प्रॉपर्टी आप फाइंड, इनॉमली नहीं होना चाहिए, तो इनॉमली वगैरह को भी आप रिड्यूस करते हैं, अच्छी तरह को डेटा को देख लेते हैं, तो उसको आप यानी BCNF यानी वॉइस ही कोड नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं, वॉइस 3.5 कोड, जी बिल्कुल, नॉर्मलाइजेशन। वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। तो ये बस छोटी छोटी अब प्रॉपर्टी ऐड होती जा रही हैं, और उन प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर नॉर्मलाइजेशन की यानी जो है और यानी लेवल बढ़ते जा रहे हैं। तो थर्ड फॉर्म नॉर्मलाइजेशन से हमारी इंडस्ट्री की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो ये 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप देख लें, तो पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बल्कि पढ़ लें, एक नज़र पढ़ लें, फॉर नॉर्मलाइजेशन को पढ़ें और मुझे बताएं। सर शायद ही ये कहना चाह रहे हैं 4NF में कि जो एक एंटिटी है उसमें कोई भी वैल्यू तो कोई भी वैल्यू जो है वो जो मतलब उसकी कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी की 2 वैल्यूज नहीं होंगी लाइक दैट, जिस तरह से वो नॉन स्केल में होती थी। ठीक है, यानी नवाब शाह की आईडी नंबर 1 पे नवाब शाह भी उसका नाम है और बेनजीराबाद भी उसका नाम है। ठीक जी, है, इस चीज तो को यहाँ रिमूव पे करना है। बिल्कुल इस चीज को रिमूव करना है, तो 2 आईडी नहीं होना चाहिए, यानी 1 के अगेंस्ट 2 शेयरों का नाम नहीं होना चाहिए, तो इसको हम फॉर नॉर्मलाइजेशन कहेंगे। 5th के अंदर आ जाएं। जी, 5th में क्या कह रहा है? डीकंपोज का मतलब है टेबल को और छोटे टेबल में तोड़ना। मतलब सर वो फोर्थ नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना छोटा हो जाता है कि उसको मजीद हम नहीं कर सकते उसे छोटा, टेबल को भी मतलब टेबल के कॉलम्स को। सही है, तो उससे ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता ना। अच्छा, और छठे में क्या है?
सर सर छठे अभी में कोई ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज नहीं हुई है, ये अभी डिस्कशन में है अंडर, तो इसको छोड़ ही दें आई थिंक। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन की यानी फोर्थ के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी ऐड हो रही हैं और वो थर्ड के ऊपर ही जा रही हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम आते हैं। ओके अब हम जा रहे हैं ERD। ठीक है, इसको UML एक सब्जेक्ट है जो कि आपने शायद ग्रेजुएशन में पढ़ा भी होगा, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, और ये बड़े काम की लैंग्वेज है। तो बेसिकली होता है क्या है, देखें हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के ऊपर काम करते हैं, कोई जावा का एक्सपर्ट है, कोई पाइथन का एक्सपर्ट है, कोई टाइपस्क्रिप्ट का एक्सपर्ट है, मुख्तलिफ लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग के मुख्तलिफ एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं अपनी अपनी फील्ड के। अच्छा, उन सबसे मैं कहता हूँ यार लॉगिन सिस्टम बनाना है। लॉगिन सिस्टम में क्या होगा, एक यूजर होता है, वो लॉगिन करता है, वो यूजर नेम पासवर्ड डालता है और उसके बाद ये लॉगिन सिस्टम से गुजरता है, उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो आपका जो प्रोसेस बनता है आपके जितने भी बैंकिंग सेक्टर या XYZ किसी भी इंडस्ट्री में, तो वहां पे UML डायग्राम इस्तेमाल होती है। UML डायग्राम से क्या फायदा है, ये डायग्राम ऐसी होती है कि आप किसी नॉन टेक्निकल बंदे को भी पूरे प्रोसेस को समझा सकते हैं। उसको आईडी, प्राइमरी की, फॉरेन की, इन चीजों का भी नहीं पता, मैं पूरा का पूरा प्रोसेस इस डायग्राम की मदद से बता सकता हूँ। एंड के अंदर अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, एक मिनट, देखिए मैं इस डायग्राम की मदद से पूरा का पूरा कोई नॉन टेक्निकल बंदा भी हो ना, उसको पूरी पूरी चीजें डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे डिफाइन करता हूँ वो अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे किसका क्या रिलेशन है, हर एक लाइन का, हर एक डॉट का, हर एक यानी स्टैटिक का, हर चीज का एक पर्टिकुलर मतलब होता है जो कि आपको UML सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया जाता है। वैसे 2 या 3 लाइन्स ही आप इस्तेमाल करते हैं, इससे ज्यादा नहीं होती। ठीक है, तो और बाकी आप थोड़ा पढ़ना चाहें तो पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो भी क्लासेस होती हैं, मेथड होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, मैं UML डायग्राम से डिफाइन करता हूं और उसके बाद मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बंदे को दे दूं, वो उसको देख के उसका पूरा का पूरा प्रोग्राम बना सकता है उसकी पर्टिकुलर जो भी फील्ड है, चाहे वो iOS हो, एंड्रॉइड हो, जावा हो, डेस्कटॉप हो, XYZ, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करता है। UML डायग्राम से वो बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकता है, चाहे वो टेक्निकल बंदा हो या नॉन टेक्निकल बंदा हो। तो ये आपके पास यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होती है, इसके जरिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अच्छा, अब UML के उसी कॉन्सेप्ट को, जी सर क्वेश्चन ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग के प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें ये पॉसिबल होती है बनानी चीज? पाइपलाइन बनाते हैं हम, उसका पूरा वर्क फ्लो बनाते हैं कि वर्क फ्लो क्या सर वो होगा। वर्क फ्लो तो बनाते हैं लेकिन वो डीप लर्निंग के प्रॉब्लम है सर, हम बेसिकली सर डाटा आ रहा होता है और डाटा को बार बार रिफाइन करने, तो वो तो फिर एक लूप सा नहीं बन जाएगा, उसको फिर कैसे हम डिफाइन करेंगे उसे? आपने सेज मेकर अभी आई थिंक नहीं पढ़ा जैन? नहीं सर, सेज में करनी पड़ा। हाँ, तो सेज मेकर में ये चीजें हम एक दफा डिफाइन कर देते हैं, वो पाइपलाइन खुद ही बन जाती है और डेटा आता रहता है, वो अपडेट खुद ही करता रहता है। सर नहीं, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, वो अगर कोई प्रोजेक्ट हो तो उसके अंदर अगर बनानी हो वो तो ठीक है, हमारी हैंड ऑन प्रैक्टिस है, तो उसे पेपर पे कैसे बनाए सर? वो एक लूप सा बन जाता है, बार बार कई दफा बनाने की कोशिश की है लेकिन वो प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा होता है। थोड़ा सा गाइड कर देंगे इस पे? जैन इस पर भी हम थोड़ा तफसील से बात कर लेंगे, उसके लिए UML को आपको देखना पड़ेगा। थैंक यू सर। ठीक है, उसके अभी एक सॉफ्टवेयर भी है, सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं UML डायग्राम बनाने के अपने सॉफ्टवेयर आते हैं, ऑनलाइन भी सवाल मौजूद क्या है। था सर इनका? सर ये चाह रहे हैं कि AI का इनका प्रोजेक्ट है, उसका यानी इंटाइटी रिलेशनशिप UML डायग्राम बनाना चाह रहे हैं कि किस तरह डेटा जाएगा, इंसर्ट होगा, तो बेसिकली वर्क फ्लो भी बनाना चाह रहे हैं। ओके, तो आप DFD की बात कर रहे हैं, ERD की बात नहीं कर रहे हैं एक्चुअली जो है ना, वो फिर उस सूरत में अगर आप डेटा फ्लो की बात कर रहे हैं कि आप उसको मॉडल करें तो वो डेटा फ्लो डायग्राम्स कहला रही होती हैं। सर डेटा फ्लो बन गया हुआ है, ER डायग्राम नहीं बन रही, उसकी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ER चलिए बेटा हम पहले डेटाबेस क्लास के में, लिए बनती है ना, इसका AI से ताल्लुक नहीं है। सर ये इंस्ट्रक्टर को कैसे बात समझाई जाए ये वाली? मैं भी उनको यही कह के हूँ। इंस्ट्रक्टर को थोड़ा सा वो करें एजुकेट के भाई, ER का AI मॉडल से क्या ताल्लुक है? AI मॉडल का काम है कि मेरा जो डेटा लोडेड है
मैंने उस पे काम करना है। अब वो हो सकता है किसी स्ट्रीम से, इंजन से आ रहा हो, किसी लाइव स्ट्रीम से आ रहा हो सकता है किसी CSV फाइल से आ रहा हो सकता है किसी रिलेशनल डेटाबेस से आ रहा हो, नो सीक्वल डेटाबेस से आ रहा हो, उसका ER मॉडलिंग से, डायग्राम से ताल्लुक ही कोई नहीं है। ये तो डेटा सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि डेटा अगर आपका वाकई RDBMS में रखा हुआ है तब आप ER डायग्राम बनाएंगे। तो आपका डेटाबेस क्या रिलेशनल डेटाबेस में रखा हुआ है या CSV फाइल है? सर बेसिकली वो कैगल का डेटा सेट होता है या तो कोई कैगल का ना डेटा अपना सेट तो CSV फाइल में आता है या हायरार्किकल फाइल में आता है, जो आपकी H5 फाइल्स होती हैं। सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई डाटा फ्लो की डायग्राम बना लें, ER के पीछे ना पड़े। तो एग्जैक्टली बाकी उन्हें चलें ये समझाने की जरूरत है, ER का ताल्लुक ही नहीं है इस प्रॉब्लम से, इसमें ER कहीं भी फिट इन नहीं होती है। यही तो मसला है सर, पाकिस्तान में ना कुछ होना चाहिए। नहीं, आप थोड़ा सा उन्हें वो करें, आप कन्विंस करें कि जो है ना थोड़ा सा एजुकेट करें। बाज दफा होता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होती है, वो शायद ये समझ रहे हो कि आप डेटा जो है किसी MySQL या किसी डेटाबेस स्टोर से, रिलेशनल डेटा स्टोर से उठा रहे होंगे। तो आप उन्हें बताएं कि आप तो CSV से उठा रहे हैं या हायरार्किकल फाइल सिस्टम है, जो भी एक फाइल सिस्टम है उसका ताल्लुक कहीं से भी रिलेशनल डेटाबेस से नहीं है। रिलेशनल डेटाबेस नहीं है तो ER डायग्राम का कोई सेंस नहीं है, बनेगी नहीं। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मुझे कामचोर समझ रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे कि वो कह रहे हैं कि ये भागता है पहले भी ऐसी चीजों से, तो आप टू बी आर्टिकल्स ले वेरी, जाएं अपनी फेवर में। सर यही अब करना पड़ेगा सॉरी, आई थिंक आपकी सर। आवाज कट गई थी हिंसन। सर सॉरी सर, सर अब सर यही करना पड़ेगा, इंटरनेट का प्रॉब्लम है शायद इसलिए आवाज कट रही है बार बार। जी जी। सर ये हाँ आर्टिकल बिल्कुल, लेके आप जाने पड़ेंगे और ये एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग भी लेके जाने पड़ेगी साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने आर्टिकल्स ले जाएं कुछ जो आपको सपोर्ट कर रहे हो, उन्हें बताएं सर ER डायग्राम मेरे सिनेरियो में बैठती नहीं है, मैं अपना टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करूंगा और एट द एंड ऑफ द डे हम वही होंगे कि टाइम वेस्ट हो चुका होगा और ER डायग्राम बननी नहीं है। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह, वही आपको। ओके अच्छा, तो अब ER डायग्राम या EED इनहेंस एंटाइटी रिलेशन, EER इसको हम कहते हैं। तो ये जो रिलेशन डायग्राम आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं EER, इनहेंस एंटाइटी रिलेशन। तो आपकी जितनी भी एंटाइटी हैं उनके आपस में क्या रिलेशन है, इस डायग्राम से मैं बहुत आसानी से लोगों को समझा सकता हूँ, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल। अच्छा, अब देखें इस तरह की डायग्राम बनाने से क्या फायदा होगा अगर मैं पेपर पे भी बनाता हूँ लॉजिकल डिजाइन, तो मुझे पता होगा कि भाई मेंबर्स हैं, मेंबर्स की आईडी होगी, उसका नाम होगा, उसका जेंडर होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, फिजिकल एड्रेस होगा, पोस्टल एड्रेस होगा। अच्छा, अब इसका जो ताल्लुक है, ये मेंबर जो है मूवी रेंट पे हमसे खरीदेगा, तो मूवी जो भी मैं उसको रेंट पे दूंगा उसका आईडी होगी अपनी, उसकी ट्रांजैक्शन डेट यानी किस डेट को मुझसे लेके जा रहा है, मेंबरशिप आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें वन टू मैनी का रिलेशन। वन टू मैनी का मतलब क्या है कि मेंबर एक होगा लेकिन जो वो मूवीज रहेगा रेंट के ऊपर वो एक से ज्यादा हो सर सकती है। आपकी आवाज आप इस मध्यम साइड होती पे, जा रही है, सॉरी जी सर जज़ाकल्लाह, सॉरी, आई एम मैं पढ़ा। सॉरी। ओके, तो इंटाइटी आप देखें कि मेंबर की एक इंटाइटी है और इसका जो रिलेशनशिप है वो है मूवी रेंट। मेंबर एक होगा तो यहाँ पे देखिए वन है, और आपका एक मेंबर एक से ज्यादा मूवी क्या कर सकता है, रेंट पे ले सकता है। तो आप देखें मूवी के साथ क्या है, वन टू मैनी का रिलेशन है मेंबर का। इसी तरह एक मेंबर पेमेंट भी करेगा तो वो एक से ज्यादा पेमेंट करेगा, तो यहाँ पे देखें वन टू मैनी का आपके पास रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि पेमेंट में क्या क्या चीजें होंगी, मूवी में क्या चीजें होंगी। अच्छा, मूवी की इंडिविजुअल, तो आप देखें यहाँ पे मूवी का मूवी रेंटर के साथ वन टू मैनी का रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, और इसी तरह आपकी मूवीज जो है कैटेगरीज के साथ भी इसका क्या बन रहा है, वन टू मैनी का आपका रिलेशन बन रहा है। तो ये आपकी EER डायग्राम कहलाएगी। तो इस EER डायग्राम से आप स्टेक होल्डर, जो आपकी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, या किसी भी बंदे को या नॉन टेक्निकल बंदे को आप अपनी पूरी डेटाबेस का स्ट्रक्चर बता सकते हैं। और देखें इस डायग्राम से हमें कितना फायदा है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एक कस्टमर है वो ट्रांजैक्शन करता है, वो क्या क्या काम करता है, तो आपको कुछ नहीं देखना,
आपका उनके दरमियान क्या ER डायग्राम बनती है वो आप बना सकते हैं। तो टॉट के नाम से ओरेकल का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, उसके अंदर यानी डेटाबेस में जाके आपकी ER डायग्राम्स होती हैं, जस्ट आप क्लिक करें, टेबल्स को सिलेक्ट करें और वो उनके दरमियान जो भी ER डायग्राम होती है वो आपको बना के दे देता है। ठीक है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का नाम, अच्छा आप मेरे पास क्योंकि लिनक्स है, मैं लिनक्स पे इसको इंस्टॉल सर करूंगा बहुत सारे हैं। जी। अच्छा आपने एक तो ढूंढा हुआ है, आप, ठीक है, ओके। अच्छा अभी इंप्लीमेंट नहीं किया मैंने, इंस्टॉल नहीं किया, तो आप लोग इंस्टॉल खुद करेंगे, खुद इस पर काम करेंगे। तो ER डायग्राम या ER डायग्राम आपको बनानी, तो ER या फिर ER डायग्राम इसको हम कहते हैं। और इससे फायदा क्या होता है, सॉफ्टवेयर पे हम बनाते हैं और बनाने के बाद में किसी भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल बंदे को बहुत आसानी से उसका लॉजिकल डिजाइन भी समझा सकता हूँ। और ये ER डायग्राम अगर आप यानी ओरेकल सर्वर्स वगैरह को दें तो वो बैकएंड पे इसका फुली स्ट्रक्चर बना के आपको दे देगी। ठीक है, तो ये दूसरा फायदा इसका ये भी। तो आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके डेटा टाइप चीजें बताते जा रहे हैं, उनके रिलेशन बताते जा रहे हैं, वो बैकएंड के ऊपर उसका फिजिकल जो यानी डिजाइन है वो आपको बना के दे देगा। तो हमारे पास जो ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, वर्क बेंच के नाम से ओरेकल का ये सॉफ्टवेयर है। इसमें बहुत ही आसान है, आप जाएंगे डायग्राम पे क्लिक करेंगे, टेबल्स वगैरह बनाते जाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप है, ये आपके पास टूल है जिस तरह फोटोशॉप वगैरह में होते हैं, टूल से चीज़ें आप यानी डायग्राम के पोर्शन पे ड्रैग करवाते जाएंगे। उनका आपस में क्या 1-to-1 का रिलेशन है, 1-to-many का रिलेशन है, तो रिलेशनशिप क्या मैनी टू मैनी का रिलेशन है, वो चीज़ आप डिफाइन करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशन नहीं है, 1-to-many ही रिलेशन के ऊपर यानी काम हो रहा है। बस ये चीज़ है, इसको हम कहते हैं ER डायग्राम। तो ER डायग्राम से क्या फायदा है कि सर ग्राफिकल यूजर और रिप्रेजेंट, मूवीज में मैनी टू मैनी था। जी सर वहाँ मैनी टू मैनी था। ओरेकल में शायद ये कह रहा है कि सपोर्ट नहीं करता, मैंने शायद थोड़ा सा कहीं नज़र से गुजरा था शायद। यहाँ पे देखें सर, मूवी का 1-to-many बन रहा है सर, देखें मूवी का मूवी एक्चुअली लैंड जो के है ना, साथ। जब हम इसको वो करते हैं ना सर, बेसिकली इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो मेंबर जो है मूवी से जो है ना मैनी टू मैनी है। और जहां भी वो इसकी फिर कन्वर्ट, बेसिकली जब हम इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स में हमेशा बीच में एक नया टेबल इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका दोनों टेबल से 1-to-many का रिलेशनशिप बन जाता है। तो इस तरह से आप ओरेकल में भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, यानी कि इंटेंसिकली जो है ना मेंबर की मूवी से जो है मैनी टू मैनी की रिलेशनशिप। आप इस तरह से देखें, मेंबर में खड़े हो, मैं एक मेंबर हूं, मैं मल्टीपल मूवीज रेंट आउट कर सकता हूँ। फिर मैं मूवी में खड़ा हो जाऊं, मैं एक मूवी हूं, मुझे मल्टीपल लोग रेंट आउट कर सकते हैं। यानी अगर इनाम ने रेंट आउट कर लिया ना, उस टाइम तक तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन किसी दूसरी डेट में कोई भी कर सकता है मुझे रेंट आउट। तो इस तरह से जो है ना कार्डिनलिटी देखना बहुत आसान हो जाता है, कि मैं उस एंटिटी में अपने आप को अज्यूम करूं कि मुझे दूसरे से रिलेशनशिप में क्या मेनी की सपोर्ट है या नहीं है। जैसे यहाँ इन्होंने ये रखा है कि मूवी में कैटेगरी से 1-to-many है, और एक्चुअलिटी में अगर आप मूवी देखें तो उनके मल्टीपल जैनर्स होते हैं, यानी मूवी के मल्टीपल, एक मूवी के मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं, और एक कैटेगरी की मल्टीपल मूवीज। तो एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि मैं इसको भी मैनी टू मैनी बना दूं। इन्होंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी शायद जो है ना इसको 1-to-many कर दिया, बाकी मेंबर टू मूवीज जो है ना वो मैनी टू मैनी बनेगा। जी सर। ओके, तो ER डायग्राम आपको पता चल गई कि इससे क्या फायदा है। इस यानी आप ER डायग्राम बनाते हैं, उसका फिजिकल आपको यानी डिजाइन जो होता है वो भी बन जाता है, और नॉन टेक्निकल कोई भी बंदा है आप उसको चीजें समझाना चाह रहे हैं वो समझा सकते हैं। और ड्रैग एंड ड्रॉप है, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा जिसका नाम क्या है, अभी हमने देखा था वर्क बेंच। तो ये वर्क बेंच ऊपर इन्होंने इसका लिंक वगैरह दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद ये क्या नाम है, प्रीवियस सर्जिया ने भी या अनीस भाई ने आपको एज असाइनमेंट भी दिया है कि आपको यही वाली जो रिलेशनशिप डायग्राम है इस सॉफ्टवेयर से बना के शेयर करनी है हमारे साथ, वरना सर्जिया जन्नत में नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो ये आपको काम करना है। तो ER डायग्राम में कोई मसला दोस्तों? जन्नत कोई PIAC वालों की बनाई हुई है जन्नत में। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला माफ करे, ऐसा कुछ नहीं है यार। तो जस्ट वो एज अ जॉक यानी अनीस भाई ने ये वर्ड कहा था, तो
तो मैंने उसको जस्ट रिपीट किया है। मैं उसको कह रहा हूँ कि शायद एक हमारे लिए कोई अलग कोई सेक्शन होगा पीआई से वालों का। यार देखिए, अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो इंशाल्लाह कोई नया अल्लाह ताला पोर्शन भी हमारे लिए बना दे। तो अल्लाह की मखलूक जी के लिए आसानियां पैदा करते हैं, वो पीआईसी के प्लेटफॉर्म से करें, सलानी के प्लेटफॉर्म से करें, या XYZ इंडिविजुअल आप करते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। सर वो हजरत अच्छी साहब कहना चाह रहे हैं कि कुछ स्पेशल बड़ा ही हाई फाई किस्म का ग्रुप होगा, उसमें उसमें व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया जाएगा। मेरा ख्याल है, मैं यही समझूं, शायद भाई ये कहना चाह रहे हैं। जी तकरीबन ऐसे ही है। भाई भाई करो, जिंदगी को क्या करना है इतना पढ़ के। तो यकीनन हमारी यानी तकरीबन जितनी चीज़ें हैं वो हमने आज की क्लास की कवर कर ली हैं, और ER डायग्राम भी क्लियर है, ये आपको बनाना है, ये आपका असाइनमेंट के तौर पे। बाकी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आप लोग को कोई सवाल आज के टॉपिक में जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, कोई चीज़ मुश्किल लगी हो? सर माशाल्लाह बिल्कुल आपने बहुत आसान करके समझाया। जज़ाकल्लाह। सैनाम, आपकी कुछ फीडबैक? जज़ाकल्लाह सर, बेसिकली बहुत अच्छा सेशन है आज का माशाल्लाह, और स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी आज काफ़ी ज़्यादा था। बहुत जो है माशाल्लाह सवालात से अंदाज़ा होता है कि स्टूडेंट इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और उन्हें समझ में भी आ रहा है। तो आज का काफ़ी टू वे कन्वर्सेटिव सेशन रहा है माशाल्लाह। अब लेट्स सी कि अगले हफ्ते हैं, अगर इनमें कोई कंफ्यूजन होता है तो ये सवाल लेकर आते हैं या नहीं प्रैक्टिस के दौरान। लेकिन आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। सिर्फ ERD में बहुत सारे गोचाज हैं जिनमें इंसान ERD अगर आपकी गलत हो गई तो यकीन माने आपकी पूरा जो है डेटाबेस का स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। इसमें अभी कुछ रिलेशनशिप्स भी होते हैं, इज़ा का, हैज़ा का। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय रेंट्स आउट, सॉरी कस्टमर रेंट्स आउट अ मूवी, तो क्या उस रिलेशनशिप की कोई जो है बेसिकली एट्रीब्यूट तो नहीं है। इन सारे सिनेरियोज में डिपेंड करता है कि कोई बीच में नया टेबल बनेगा या नहीं बनेगा। 1-2 कार्डिनैलिटी को ढूंढना बहुत अहम होता है ERD के अंदर। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जितने सिनेरियोज के हमें अल्लाह का शुक्र है इन सब्जेक्ट के बहुत अच्छे टीचर्स मिले थे, तो आज तक इर्रिस्पेक्टिव के इतने साल हो गए, आज तक जो है ना बहुत सारी बातें असबर हैं। तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कीजिएगा। ठीक, कोई सवाल तो है सर तो फिर जी सॉरी सर कासिम। नहीं सर, बिल्कुल कोई सवाल है तो फिर हम यानी कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज फिर क्लास को एंड करते हैं। तो सवाल तो थे पर अभी लिखे थे, मिल ही नहीं रहे, कहाँ लिखे थे। ऐसे हमारे कहाँ पास लिख लिए 5 थे? मिनट है, हम वेट कर सकते हैं, आप 5 मिनट में ढूंढ ले हैं। नहीं सर, काफी देर से ढूंढ रहा हूँ। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। आप जो है ना मिड जो है ऑफ द सेशन भी, जो मिड ऑफ द वीक अगर याद आ जाए या कहीं से मिल जाए तो आप फेसबुक पे टैग कर दीजिएगा सर कासिम को या मुझे, और अगर जो है नहीं तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं बिल्कुल। जी, किसी और का कोई सवाल दोस्तों? ये सर बस। ओके, तो फिर हम आज के सेशन को एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह सर। अस्सलाम जज़ाकल्लाह, वालेकुम अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।